वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ के लिए एक आखिरी टेस्ट मैं और आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका करीबी है। अब तो दिन बचे ही नहीं है ज़्यादा, 3 ही 4-5 दिन बचे हैं। तो एक टेस्ट और दे रहा हूँ। तो टोटल 10 टेस्ट यहाँ पे वीडियो फॉर्म में पड़े हुए हैं, आप उनको देख के जाइएगा। कारण ये है क्योंकि ये जो टेस्ट हैं SCS के ही टेस्ट ऐसे जो आयोग के पैटर्न के अनुसार है। आप मिला लीजिएगा जो 2023 वाला पेपर लीक हुआ है ना, और PCS का जो 2024 में आया था, लेटेस्ट एंड पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना, तो टेस्ट की अगर ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इसी हिसाब से आपका दिमाग भी चलेगा और आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ऐप में हमारी जाके आप उसको लगा भी सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, या इन नंबर पे कांटेक्ट करके ले भी सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये झीलें हैं, देखिए लेक्स हैं और कंट्रीज़ हैं। जैसे लेक सवा, ग्रेट स्लेव लेक, लेक असल और ग्रेट सॉल्ट लेक, है ना। तो बहुत ही आसान है, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको सब कराया था मैप के थ्रू, तो बता ले सकते हो भाई। इनमें से अगर असल लेक भी बताया था, ग्रेट सॉल्ट, ग्रेट स्लेव, तो ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पे मिलेगी आपको? पहली चीज़ कनाडा में मिल जाएगी, यानी बी का 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका। और लेक असल कहाँ पे है? असल लेक आपको जिबूती में देखने को मिलेगी। कहाँ पे? जिबूती में देखने को मिल जाएगी, यानी सी का 3 हो जाएगा आपका। सी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और लेक सवा आपका इराक में हो जाएगी। लेक सवा कहाँ है? इराक में। ग्रेट सॉल्ट लेक आपका USA हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलो अगले प्रश्न में आपको बताना है कौन सा सही होगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज उत्तरी अमेरिका की कह रहा है एंडीज है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज अफ्रीका की एटलस है। और दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला ड्रैकेंसबर्ग। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। यहाँ वैसे हाईएस्ट की जगह लॉन्गेस्ट लिखो, ज़्यादा सही है। हाईएस्ट तो ऊंचाई हो गई ना, लॉन्गेस्ट होना चाहिए। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है एंडीज नॉर्थ अमेरिका की, ये गलत है। नॉर्थ अमेरिका की रॉकीज़ है। रॉकीज़ है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। एंडीज साउथ अमेरिका में है। बाकी एटलस आपको पता है अफ्रीका की है भाई सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और साउथ अफ्रीका की ड्रैकेंसबर्ग है और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऐसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौसेजुकू है, कौसेउस्कू है ना। और ऐसे ही आपकी नॉर्थ अमेरिका की हम लोग कर चुके हैं ना। सबसे ऊंचा पर्वत कौन है नॉर्थ अमेरिका का? देनाली पर्वत या माउंट मैकिनले, है ना। तो ये सब वही चीज़ है। तो यानी यहाँ पे सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो अब इसमें मिलान करना है प्लेट्यूज के बारे में। एबिसीनिया प्लेट्यूज, चियापास प्लेट्यू, एनातोलिया प्लेट्यू, किम्बरले प्लेट्यू। तो इनका मैचिंग करिए कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले बात करें अगर एबिसीनिया प्लेट्यू, ये पूर्वी अफ्रीका में आ जाएगा। चियापास प्लेट्यू मैक्सिको में है। एनातोलिया टर्की में है। किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। यानी 1 2 3 4 यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मिलान करना है आपको। मिंडानो ट्रेंच या मिंडानाओ ट्रेंच, प्यूर्तो रिको ट्रेंच और रोमशे ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, कौन सा कहाँ पे बताइए। देखिए एक चीज़ तो ये याद होगी आपको ना, सबसे गहरे ट्रेंचेस पैसिफिक ओशन में ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मिंडानो ट्रेंच की अगर बात करें, ये पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर में है। प्यूर्तो रिको की बात करें, ये अटलांटिक ओशन में है, अटलांटिक महासागर। और रोमशे गर्त की बात करें, ये साउथ अटलांटिक ओशन में है। सुंडा ट्रेंच साउथ इंडियन ओशन में है, सुंडा ट्रेंच। यानी 1 2 3 4 सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सही बताना है। ये स्टेट्स के बारे में है। टॉरस स्ट्रेट, हॉर्मोज स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट का मैं सोच रहा हूँ आपको एक मैप के थ्रू अंतिम रिवीजन भी दे दूँ अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है। तो इसमें से देखो कौन सा सही है। बॉस्फोरस कह रहा है हडसन बे और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। और काला सागर मरमरा सागर को हडसन स्ट्रेट जोड़ता है। और पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान को हॉर्मोज, आरफूरा सी गल्फ ऑफ पपुआ को टॉरस स्ट्रेट। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो बहुत ही आसान है, यहाँ 3 और 4 सही हो जाएगा। क्योंकि हडसन बे और अटलांटिक ओशन ये हडसन स्ट्रेट है ना, हडसन स्ट्रेट जोड़ता है इन दोनों को। और काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। बाकी ये दोनों ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही है, सही बताना है कौन सा है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भाई? ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट कह रहा है। और सबसे ऊंची चोटी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की कोसेउस्कू है। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गोरा मास खाया। और वर्खोयांस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गोरा नारदोन्या। तो कौन सा सही है यहाँ पे? आसान है, देखिए पहला दूसरा सही है। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गोरा नारदोन्या, और वर्खोयांस पर्वत दोनों ही रशिया में है। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है गोरा मास्काया। तो यहाँ 1 और 2 सही हो जाएगा, क्वेश्चन 1 और 2। चलो साथ में वॉल्केनो देखते हैं। मैंने अभी आपको वॉल्केनो बताए भी हैं, मेजर वॉल्केनो और कंट्रीज शॉर्ट में आपको बताएं। देखिए माउंट लाकी, कटमाई और कैमरून पोपो है ना। हॉकला लाकी करके याद है, मैंने अभी शॉर्ट में आपको बताया था, 5 मिनट का वीडियो था कल। हाकला लाकी बताया था ना आइसलैंड में। तो ए का तो 3 हो जाएगा, सॉरी ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 हमें दिख रहा है 2 जगह, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। माउंट कैमरून कहाँ पे भैया? तो कैमरून कंट्री में ही है, अफ्रीका में है, तो सी का 3 हो गया। और फिर हो गया आपका कौन सा? माउंट पोपा ये म्यांमार में है। और कटमाई जो है अलास्का में हो जाएगा। कटमाई कहाँ हो जाएगा? अलास्का में। तो यानी 7 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है। अब 8वें में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा ऑप्शन गलत होगा यहाँ। कह रहा है एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है यूराल नदी, और कैस्पियन सी में गिरती है यूराल रिवर। पराना नदी जो है ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड से या ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। ये ब्राज़ील और पैराग्वे के बीच बॉर्डर बनाती है पराना नदी। रियो ग्रांडे नदी जो है यूएसए मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। तो क्या गजब के सवाल हैं, आप देखेंगे ना ज्योग्राफी के, पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के देखिए 8 क्वेश्चन कवर हो गए हमारे। तो टेस्ट का एससीएस में यही मज़ा है। फुल लेंथ टेस्ट जो हम देते हैं, आरओ में 30 टेस्ट दिए, यूपी पीसीएस के भी ऐसे ही हमारे 50 टेस्ट और 55 टेस्ट ऐसे ही चल रहे हैं। 50-55 टेस्ट एकदम गजब के, मतलब पूरा सिलेबस टेस्ट से ही कवर हो जाएगा। अगर बढ़िया से लगा लोगे प्रीलिम्स आराम से क्रैक कर सकते हो। वही हाल बिहार पीसीएस का है। बीपीएससी में हम आपको दे रहे हैं 60 टेस्ट सीरीज़, तो इसको भी लगा सकते हो, है ना। तो टेस्ट सीरीज लेने के लिए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल शानदार बढ़िया। अब देखो राजधानी वाला सवाल, ये देश हैं और ये राजधानी, सूरीनेम, गुयाना, सोलोमन आइलैंड, सेशल्स, है ना। राजधानी किस देश की क्या होगी? जैसे पैरामाराइबो, जॉर्ज टाउन और होनारिया विक्टोरिया। तो बताओ भाई कौन सा सही होगा मैचिंग मतलब। तो देखो बहुत ही आसान है। सूरीनेम की राजधानी क्या है? पैरामाराइबो। सूरीनेम की राजधानी क्या है? पैरामाराइबो। गुयाना की क्या है? जॉर्ज टाउन, गुयाना जॉर्ज टाउन। सोलोमन आइलैंड की होनायरा है, क्या है? होनायरा। सेशल्स की है विक्टोरिया, सेशल्स की क्या हो जाएगी? विक्टोरिया। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 2 3 4 सही हो जाएगा इसका। चलो अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहे हैं। अगले में भी सही बताना है। वाटरफॉल है मयूरभंज वाटरफॉल, मयूरभंज वेस्ट बंगाल में है। कह रहा है काकोलत वाटरफॉल, है ना, काकोलत वाटरफॉल। बरेही पानी जलप्रपात की बात करें, ये भी उड़ीसा में कह रहा है। शिव समुद्रम वाटरफॉल कर्नाटक में कह रहा है। और तीरथगढ़ झरना बस्तर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? यहाँ पे तो देखो शिव समुद्रम झरना कर्नाटक में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। तीरथगढ़ झरना ये भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपका पहला दूसरा ऑप्शन गलत है। कारण क्या है पहले दूसरा ऑप्शन गलत होने के? क्योंकि जो ककोलत है, सॉरी ककोलत वाटरफॉल, ये जो है ना बिहार में है। ककोलत वाटरफॉल ये कहाँ है? बिहार में। बरेही पानी ठीक है, उड़ीसा में है बरेही पानी। बरेही पानी कहाँ है? उड़ीसा में है, मयूरभंज में। ठीक है, बाकी 3-4 बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको गलत बताना है, कौन सा विकल्प गलत होगा ये चूज़ करना है। एक आपका पैंगसो दर्रा यानी पैंगसो पास है, लनकला पास, मुलिंगला पास, खारदुंगला पास, ये 4 पास आपको दिए हुए हैं। तो पैंगसो दर्रा की बात कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल और म्यांमार के मंडले को जोड़ता है। ऐसे ही लनकला पास लद्दाख में है और लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। उत्तराखंड के उत्तर में यमुनोत्री में कह रहा है मुलिंगला दर्रा है, तो ये गलत है। ये मुलिंगला पास जो है ना गंगोत्री के नॉर्थ में, उत्तर में गंगोत्री के पास है ये, और उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। लोकेटेड इन गंगोत्री, अभी हम लोग हो के भी आए हैं यहाँ, गंगोत्री गए थे जब, तो वहीं पे आगे ही पड़ेगा इसके ये।
खारदुंगला पास ये भी सही है भाई, लेह में है, ये लद्दाख को कनेक्ट करता है सियाचिन ग्लेशियर से, ये सही है। 12 नंबर देख लेते हैं, सही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा सही होगा यहाँ पे? गुजरात भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा कोस्ट लाइन है। केरल की तटरेखा को कनारा के नाम से जाना जाता है कह रहा है, और यह राज्य में अरब सागर के किनारे तक फैला है भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, और लक्षद्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में यानी यूटी में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। राज्य क्या है? यूटी है ना। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जो है वो लक्षद्वीप का है, ये कह रहे हैं। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो पहला तो सही है भाई, गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, और यूटीज़ में बात करें अगर अंडमान निकोबार जो है इसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। ठीक, अब ये जो कनारा है ना, ये कर्नाटक के तट को कहा जाता है कनारा, ना कि केरल को, है ना। नाम सही है कनारा, कर्नाटक है ना, कर्नाटक के तट को कनारा बोला जाता है। और जो यूटी में सबसे कम कोस्ट लाइन पूछेगा तो वो पुडुचेरी है, ना कि लक्षद्वीप, पुडुचेरी। ठीक है, तो ये गलत, पहला और तीसरा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सही बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही होगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी नेपाल के बॉर्डर बताने कौन कौन से हैं भारत में? पाकिस्तान के बॉर्डर, चाइना के बॉर्डर। तो ध्यान से देखो, पाकिस्तान का कह रहा है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। चाइना का कह रहा है यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, उत्तराखंड है। तो यार यूपी कहाँ से हो जाएगा? आपको भी पता है पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है। और ये भी मतलब दूसरा ही सही है सिर्फ, पहला गलत है ना। ये कहाँ हो जाएगा? नेपाल, ये तो चाइना होना चाहिए था यहाँ, तो सिर्फ 2 सही हो जाएगा। चलो अगला है बागिलहार डैम, उकाई डैम, टेहरी डैम, भाखरा नागल डैम। कौन सा डैम कौन सी नदी पे है, इसका मिलान करना है आपको। ठीक है, तो बागिलहार डैम कहाँ पे भाई? बागिलहार डैम जम्मू कश्मीर है ना, चेनाब नदी पे हो जाएगा। ऐसे ही उकाई डैम जो है, उकाई डैम ये तापी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? तापी नदी पे। टेहरी डैम बहुत ही फेमस भागीरथी नदी पे है, और भाखरा नागल डैम जो है आपका हो गया सतलज नदी पे। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी कर लेना इसका। ठीक है, अगला है राज्य और हॉट स्प्रिंग, किस स्टेट में कौन सा जो है हॉट स्प्रिंग है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले उड़ीसा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तत्तापानी, सोहना, बकेश्वर, तपता पानी। चलो कोई दिक्कत नहीं, आसान है, इतना टफ नहीं होगा यहाँ। देखो तपता पानी की बात करें तो ये उड़ीसा में हो जाएगा तपता पानी। तपता पानी कहाँ हो जाएगा आपका? उड़ीसा में हो जाएगा। और सोनोहा की बात करें, सॉरी सोहना की बात करें, ये हरियाणा में है सोहना। और वेस्ट बंगाल में आपका मिलेगा बरकेश्वर, क्या बरकेश्वर। झारखंड में हो गया तत्ता पानी, झारखंड में तत्ता पानी। तो तत्ता पानी है झारखंड, तपता पानी उड़ीसा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं, मिलान करना है यहाँ पे भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन और संबंधित क्षेत्र का। बीवर और डहिया, जारा एंड एरका, झूम, वालेर और वाल्टेर, मतलब किस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं ये बताना है। जैसे बेवार एंड दहिया ये तो बुंदेलखंड और डिवीजन में बोला जाता है। जारा एंड एरका ये कहाँ बोलते हैं हम लोग? साउथ इंडियन स्टेट में या दक्षिण भारतीय राज्यों में। झूम कल्टीवेशन यह साउथ ईस्ट में बोलते हैं, और जो झूम कह रहे हैं साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में माफ़ कीजिएगा। झूम कहाँ बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग कल्टीवेशन बोला जाता है, और वॉल्टर वगैरह साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इसमें भी सही बताना है आपको कौन सा सही होगा। कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय, इसके बारे में सवाल है। कह रहा कुमाऊं हिमालय जो सतलज से काली रिवर तक है, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता रिवर तक है, पंजाब हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, और असम इंदस से सतलज। बहुत ही आसान है, कोई इसमें लोड वाली बात नहीं, आसानी से आप बता सकते हो। देखो कुमाऊं हिमालय ठीक है भाई, सतलज से काली रिवर। नेपाल काली से तीस्ता सही हो जाएगा। पंजाब हिमालय जो है ना वो इंदस से सतलज के बीच में। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। ठीक है, तो ये गलत है, यानी पहला दूसरा सही हो जाएगा। अब इसमें भी सही बताना है कौन सा सही होगा। एक तो करेवा फॉर्मेशन को लेके है, कह रहा है करेवा सॉइल जो है ये जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर वैली है वहाँ पे बृहदेश्वर वैली है, डोडो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे होती है। राजस्थान और गुजरात में मुख्य रूप से भूसर और भूरी मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंड के आइसोलेटेड भाग एवं राजस्थान और गुजरात में
पूर्वी अरावली में मुख्य रूप से लाल और काली मृदा पाई जाती है ना। रेड एंड ब्लैक सॉइल जो है मेनली कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड रीजन में। तो कौन सा सही है, अब तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में मैचिंग करनी है आपको। ब्यास बहुउद्देशीय परियोजना, हसदेव बांगो बहुउद्देशीय परियोजना और दुलहस्ती बहुउद्देशीय परियोजना, फरक्का बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तो सबसे पहले ब्यास मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे भाई, मतलब किन लाभों को, किन राज्यों को लाभ देता है, हरियाणा पंजाब राजस्थान को। ब्यास जो है हरियाणा पंजाब राजस्थान। हसदेव बांगो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये छत्तीसगढ़ में है भाई, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और दुलहस्ती की बात करें, जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती। फरक्का तो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। तो यानी इस हिसाब से ऑप्शन जो है 19 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कुंभ मेले की बात कर रहा है। कुंभ मेला नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, 4 जगह लगता है कह रहा है। पुष्कर मेला जो है राजस्थान में लगता है भाई, अक्टूबर में, नवंबर में। सोनपुर पशु मेले का आयोजन बिहार के सोनपुर में होता है, अक्टूबर नवंबर में। नौचंडी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है, होली के बाद दूसरे दिन से 1 महीने के लिए, ठीक है। तो कौन सा सही होगा मेलों के लिए, नौचंडी मेला, सोनेपुर एनिमल फेयर, पुष्कर फेयर, कुंभ मेला, चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मिलान करना है। सैयद सलार फेयर, द्रुपद फेयर, खिचड़ी फेयर और कलिंजर फेयर, कौन कहाँ लगता है। तो सबसे पहले बात करें सैयद सलार, सोचो भैया कहाँ लगेगा ये। तो सैयद सलार बहराइच में लगता है। ध्रुपद फेयर वृंदावन और वाराणसी में लगता है। खिचड़ी फेयर की बात करें गोरखपुर में। और कलिंजर फेयर हो गया बांदा में, यानी ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको करेक्ट बताना होगा। यहाँ कह रहा है चिता भस्म होलिका उत्सव प्रयागराज और होरंग होलिका उत्सव मथुरा, शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा गौतम बुद्ध नगर, सोन महोत्सव अयोध्या धाम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 सही हैं, पहला और चौथा गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, मक्खी बहुत परेशान करेगी। चलिए एक सेकेंड। हाँ तो क्या मैंने बोला, क्या कहा था मैं, हाँ मैं ये कह रहा था 2 और 3 सही हो जाएंगे। क्या सही हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। क्योंकि चिता भस्म होली तो बहुत रील्स भी देखी होगी, मणिकर्णिका घाट वाराणसी में चलती है। होरंगा उत्सव तो ठीक है और शॉपिंग फेस्टिवल भी ठीक है। सोन महोत्सव ना नाम से ही पता चल रहा है सोन, तो ये सोनभद्र में चलता है। कहाँ चलता है, सोनभद्र में। चलो अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी आपको सही बताना है कौन सा है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह कानपुर में है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मेरठ। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अयोध्या। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बांदा। तो बहुत ही आसान है। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में है। कहाँ पे, कानपुर में। नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये अयोध्या में है। नरेंद्र देव वाली कहाँ पे, अयोध्या में है। और बांदा नाम से पता चल रही बांदा में हो जाएगी, है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये फेमस है बहुत, मेरठ में। 24 में लेक्स की बात कर रहा है। शमशापुर लेक, डरवान लेक, बखीरा लेक, बेलासागर लेक, इसके बारे में बताना है आपको। तो शमशापुर लेक रायबरेली, डरवन लेक अंबेडकर नगर, बखीरा लेक संत कबीर नगर, बेलासागर लेक महोबा। तो यानी 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से मैचिंग करनी है हमको, मिलान करना होगा। यहाँ पे कह रहा है सुहागी बारवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टॉर्टोइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन कहाँ पे है बताइए इसको। तो देखिए सुहागी बारवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में है और सोहेलवा वन्य जीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा, ठीक है, श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी, चंबल वन्य जीव विहार आगरा इटावा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 अब पुराने नाम है और करंट नेम है। कह रहा है कौन सा सही होगा यहाँ पे, ये बताना है। तो जैसे चंद्रवार, बलवंत नगर, ब्रह्मसारणी, ऋषिपत्तन किस डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम था। तो जैसे फिरोज़ाबाद है ना, इसका पहले चंद्रवार नाम था। फिरोज़ाबाद का क्या नाम था, चंद्रवार।
झांसी का बलवंत नगर था। बरसाना जो मथुरा है इसका क्या था, ब्रह्मसारणी था, ब्रह्मसारणी। और सारनाथ जो है इसका ऋषिपाटन या सिंगापुर। तो ये सही मैच कर रहा है 1 2 3 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी आपको सही बताना है कौन सा सही मैच कर रहा है। भारत पंप एंड कंप्रेशन लिमिटेड ये कहाँ पे है, वाराणसी में। सिंगरौली कोल माइन नैनी प्रयागराज। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र। डीजल लोकोमोटिव वर्क की बात कर रहा है सिंगरौली सोनभद्र। तो यहाँ पे कौन सा सही है बताइए। ये सही है सी, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र में है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत पंप एंड कंप्रेशन लिमिटेड जो है ये नैनी प्रयागराज में है। और सिंगरौली कोयला खान की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है सिंगरौली में ही हो जाएगा। और डीजल लोकोमोटिव वर्क की बात करें अगर तो ये वाराणसी में है, ये भी वाराणसी में है। 28 में भी सही स्टेटमेंट बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही है। पटारी ट्राइब लखीमपुर खीरी, पहाड़िया जनजाति ललितपुर, बैगा ट्राइब सोनभद्र, अगरिया ट्राइब चंदौली। तो कौन सा सही मैच कर रहा है यहाँ पे, तो बैगा जनजाति जो है ये सोनभद्र में पाई जाती है। बैगा जनजाति कहाँ, सोनभद्र में। और ऐसे ही पटारी जनजाति ये कहाँ मिलेगी, सोनभद्र में ये भी मिलती है। पटारी जनजाति भी कहाँ है, सोनभद्र में। पहाड़िया जनजाति भी आपको सोनभद्र में ही देखने को मिलेंगी। पहाड़िया भी कहाँ देखने को मिलेंगी, सोनभद्र में देखने को मिलेंगी। अगरिया जनजाति की बात करें अगर तो ये भी आपको सोनभद्र में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चारों जनजाति सोनभद्र की हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन 29 में आपको मिलान करना होगा। यहाँ पे कह रहा है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, अनपरा, मेजा और राजा, ये सब जो थर्मल पावर प्लांट है कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनको मिलान करना है। तो हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट ये अलीगढ़ में है, कहाँ पे, अलीगढ़ में है। अनपरा थर्मल पावर प्लांट ये सोनभद्र में है, अनपरा थर्मल पावर प्लांट। और मेजा थर्मल पावर प्लांट प्रयागराज हो जाएगा। और राजा थर्मल पावर प्लांट हो गया शाहजहाँपुर। तो 29 का जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही होगा ये बताना है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान करनाल हरियाणा, सड़क परिवहन संस्थान पुणे महाराष्ट्र। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 30 में, तो देखिए पहला और चौथा यहाँ पे सही हो जाएंगे, फर्स्ट और फोर्थ। सेकंड थर्ड गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें अगर तो ये आपका कहाँ पे है, हरियाणा में है ना, करनाल में है, हरियाणा में। ठीक है, और इंडियन लैंग्वेज की बात करें यानी भारतीय भाषा संस्थान ये मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये इंटरचेंज कर लो, पहला चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है यानी नेशनल एयर क्लीन एयर प्रोग्राम जो है इसको गवर्नमेंट ने 2019 में लॉन्च किया था। और संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन आवर कॉमन फ्यूचर 1987 की प्रस्तुति के उपरांत धारणी विकास पर चर्चा आरंभ हुई थी। यानी धारणी विकास का मतलब क्या है यहाँ पे, धारणी विकास का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 1987 में यूएन के कन्वेंशन से हुई है। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी कह रहा है ये एफई क्लीमेंट्स ने दी है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। कौन सा सही है यहाँ पे, इन्वायरमेंट का सवाल है, तीनों सही है, कोई गलत नहीं होगा यहाँ। 32 में आपको गलत बताना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत होगा। कह रहा है ब्रोमिनेटेड ऑयल जो होता है, ब्रोमिनेटेड वनस्पति का तेल, इसका उपयोग जो है शीतल पेय में किया जाता है यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स में करते हैं। और मोनोसोडियम ग्लूमेट, क्या, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग चीनी फास्ट फूड में किया जाता है जो संभावित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1980 लोकेटेड इन दिल्ली, यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही स्थापित हुआ था भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली में 1980 में। हीलियम कह रहा है एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है और गैर ज्वलनशील है, नॉन फ्लेमेबल है, जो बलून्स वगैरह नहीं गुब्बारों में भरते हैं फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, है ना, गुब्बारों में भरते हैं हम लोग मौसम की अवलोकना करने के लिए। देखते हो ना जो गुब्बारे उड़ते हैं हवा में ना, वो हल्की गैस होती है, तो हवा से भी हल्की तो उड़ जाती है वो। तो ये डी सही हो जाएगा इसमें, मतलब कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा गलत है।
कह रहा है ग्रीन मफलर की बात कर रहा है, ये क्या है? कास्ट वाले वृक्ष, कौन से कास्ट वाले वृक्ष होते हैं जो शोर के प्रभाव को कम करने के लिए अधिक शोर वाले स्थानों के पास रोपे जाते हैं, मतलब पेड़ लगा देते हैं अशोक वगैरह के, जिससे आवाज़ें कम है रोडों पे। करंज, महुआ, नीम आदि का उपयोग भी जैव ईंधन के रूप में करते हैं। और मक्का से बायोडीजल बनाया जा सकता है ना, बायोडीजल मक्के से बनता है, मेज से, जबकि जेट्रोफा, पेंगोमिया और सूरजमुखी से एथेनॉल का उत्पादन होता है। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत करी थी, है ना। मनमोहन सिंह जी ने 2008 में इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। आसान है, यहाँ सी गलत हो जाएगा। आपको पता होगा मेज़ से हम लोग बनाते हैं क्या, मेज़ से हम लोग बनाते हैं आपका वो क्या बोलते हैं उसको, एथेनॉल, और जेट्रोफा से बनाते हैं बायोडीजल, है ना। यानी बायोडीजल बनाते हैं जेट्रोफा वगैरह से और एथेनॉल बनाते हैं मक्का से, तो ये गलत है, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं, सही बताना है कौन सा सही होगा यहाँ। कह रहा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में सीधे योगदान नहीं देते हैं, पहली चीज़, डायरेक्टली नहीं देते हैं। और स्टिल वाटर जो होता है यानी स्थिर जल, उसके आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। लैंटिक आवास मतलब जो स्थिर होते हैं, जैसे लेंटिक और लैक्टिक। लेंटिक मतलब ठहरा चलता हुआ, लैक्टिक मतलब ठहरा हुआ, जैसे वेटलैंड, पॉन्ड, लेक, रिजर्वायर, है ना। स्टिल वाटर जो है कह रहा है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और अर्नीज नेस ने 1973 में गहन पारिस्थितिकी शब्द यानी जो है डीप इकोलॉजी टर्म अर्नीज नीस ने दिया। थर्मोक्लाइन रिफर टू द चेंज इन टेम्परेचर विद डेप्थ इन वाटर बॉडी। थर्मोक्लाइन का मतलब कह रहा है गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है, कि जैसे जैसे गहराई जाओगे तापमान में कितना परिवर्तन है, ये थर्मोक्लाइन से नापते हैं। कौन सा सही है? तो चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट का सवाल है, याद रखना। लेंटिक हैबिटाट मतलब जो स्टिल वाटर होता है, जैसे तालाब इतना ही तो रहेगा ना, याद रखना इसको। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें भी आपको पहचानना है कौन सा सही होगा। जयमंडल पृथ्वी की सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड की बात करें तो इट इज़ दी कंट्रीज हाईएस्ट अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी वन्य जीव संरक्षण के लिए सबसे उच्च पुरस्कार यही है। वांगारी मथाई ने 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था और उन्होंने ग्रीन बेल्ट आंदोलन का नेतृत्व किया था। वांगारी मथाई हैड वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2004। यूनाइटेड नेशन हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल फ्रॉम 2009। तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला है, बहुत अच्छे आर्टिकल है, मिलान करना है 176, 87, 76, 148। तो बहुत ही आसान है, इनमें से कुछ नहीं याद होगा। आर्टिकल 148 याद होगा आपको, कैग से डील करता है। डी का 4 दिखना है आपको, ये दो ऑप्शन मान लो गलत हो गए भाई, डी में 4 है। 76 याद होगा, अटॉर्नी जनरल होता है। 76 क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। और स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट आर्टिकल 87 होता है। और आर्टिकल 176 होता है स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर, यानी राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87। 1 2 3 4 सही हो जाएगा 36 का ए। अब 37 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है प्रत्येक राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या जो है परिसीमन आयोग यानी जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो निर्धारित करता है। इस परिसीमन को साल 2025 तक के लिए रोक दिया गया है। फिर कह रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान काम के लिए समान वेतन जो है 39 सब क्लॉज डी के डीपीएसपी में है। हमारे देश के पहले लोकपाल जो है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, फर्स्ट लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। तो यहाँ पे देखिए जो है पहला गलत हो जाएगा, डिलिमिटेशन को जो है 2026 तक रोका गया ना कि 25 तक, ठीक है, सिर्फ ये गलत है। बाकी परिसीमन आयोग ही करता है निर्धारित सीटों की संख्या, पर 2026 तक के लिए रोक दिया गया उसको। क्वेश्चन 38 में आपको सही बताना है कौन सा है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात कर रहे हैं, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिल गई थी, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो डिबेट कर सकती थी बजट पे। और ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग जो प्रावधान है यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये मॉर्लो-मिंटो रिफॉर्म से आया था। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में है। पावर टू इशू प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई है। तो कौन सा सही है यहाँ पे? तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए।
39 में आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही होगा। संवैधानिक निरंकुशता जो सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसी एक्ट के तहत डायरकी जो है एबॉलिश करी गई थी प्रोविंशियल लेवल पे और सेंटर लेवल पे लगाई गई थी, यानी प्रांतीय स्तर से द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में लगाया। और बर्मा भारत से अलग हुआ था इसी एक्ट के द्वारा। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो 39 में ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? सी सही होना चाहिए, है ना। याद रखिएगा तीनों ही सही है, क्योंकि भाई प्रोविंशियल में डायरकी लगी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से, ठीक है, फिर यहाँ पे लगी। चलो इसमें भी आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन, यानी भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। और 1946 में जो गठित हुई थी अंतरिम सरकार, उसमें कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा हमने 26 नवंबर 1949 को। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर ये ऐसी यूटी थी विच हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब जहाँ पे विधान सभाएँ हैं, दिल्ली में भी है, पुडुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में है। तो ठीक है, यहाँ पे चारों स्टेटमेंट कोई भी यहाँ गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में आपको गलत पहचानना है, संविधान के पार्ट को लेके सवाल है, जैसे भाग 9, भाग 9A, भाग 1 और भाग 5। बताना है कौन सा इसमें से गलत है ना। जैसे पार्ट 9 कह रहा है पंचायत से डील करता है, आर्टिकल 243 से 243 हो। भाग 9 है म्यूनसिपैलिटीज से डील करता है, 243P से 243ZG, यानी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की बात कर रहा है। भाग 1 में कह रहा है नागरिकता से संबंधित प्रावधान, संघ और उसके क्षेत्र भाग में दिए हुए हैं 1 से 4 में। भाग 5 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो कौन सा गलत है? बहुत आसान है, आपको पता होगा, भाग DPSP जो है भाग 4 में दिया हुआ 36 से 51 में, है ना। भाग 5 में तो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, संघ सरकार के बारे में है, ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ बस भाग 4 होना चाहिए, अनुच्छेद तो ठीक है। अगले में सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन 42 में कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे? आर्टिकल 249 के बारे में है, कह रहा आर्टिकल 249 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इंक्लूडिंग टैक्सेशन, इन सब के बारे में डील करता है। भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल, इनके बीच में कराधान सहित विधायी शक्तियों को कैसे वितरित करा जाएगा। इवॉर्ड जेनिंग ने भारत की संसदीय प्रणाली को कैबिनेट सिस्टम की संज्ञा दी है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है कंट्री, ये बना था 2010 में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? बहुत ही आसान है, 2 और 3 सही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो टैक्स है इन सब के बारे में अनुच्छेद 246 में दिया है, ना कि 49 में, आर्टिकल 246 में दिया हुआ है। 43 में सही की पहचान करनी है, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? कह रहा है आर्टिकल 266 क्लॉज 1, इसमें संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। 267 में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में दिया है ना, ये तो कंसोलिडेटेड फंड। 266 में कंटीजेंसी फंड, 267 बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दोनों पूछने की संभावना 99% है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्लो इंडियन शब्द पहली बार कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1947 में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे सही सिर्फ आपका पहला और दूसरा हो जाना चाहिए, क्योंकि एंग्लो इंडियन वर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 में तब जोड़ा गया था, ठीक है। आपके लिए सवाल है, बताओ एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेशन है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रद्द कर दिया गया है? कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो उत्तर दे सकते हो आप, मन हो आपका। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, पॉलिटी का ही सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है जब इमरजेंसी लगती तो उस टाइम पे पार्लियामेंट का जो टेन्योर है वो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और इमरजेंसी के दौरान 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यानी जो आपातकाल की घोषणा है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा हो जानी चाहिए 1 महीने के भीतर। और हेडक्वार्टर जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का वो पुणे में है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है उससे संबंधित प्रावधान आयरिश संविधान से लिए हमने, है ना, कि कैसे उनको राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाएगा। तो कौन सा सही होगा भाई? तो देखो पहला और दूसरा तो ठीक है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो महिला आयोग है इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, ND हो जाएगा, न्यू दिल्ली। और प्रोविजन फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर और राज्यसभा हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया है। तो सिर्फ 1 और 2 सही होना चाहिए, ठीक, इसको ज़रूर याद रखना। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, ठीक है। चलो 45 नंबर देख लेते हैं, क्या कह रहा है, कौन सा सही उत्तर है। कह रहा है चुनावी सुधार के लिए जो सुझाव है उसको देने के लिए इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में हुआ।
और आर्टिकल 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज फॉर्म टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो यहाँ देखें कौन सा सही होगा, अगर तो बताइए। बिल्कुल चारों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन 46 में भी सही बताना है कौन सा है। कह रहा 5 जनवरी 1966 को 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था। केंद्र सरकार 22 फरवरी सन 2000 को न्यायमूर्ति एम एन वेंकट चेलिया की अध्यक्षता में संविधान की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया था। और पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टैब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से हुआ था पहली बार। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, 47 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। 61वें संशोधन अधिनियम 1989 से कह रहा है 21 से 18 साल हो गई वोटिंग एज। पंचायत और नगर पालिका संबंधी जो चुनाव है राज्य चुनाव आयोग देखता है। कामराज योजना 1965 में आई थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवांत बनाने और राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि करने के लिए, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिविटलाइज करने के लिए आई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। कामराज प्लान जो है 1963 में आया था। कामराज योजना कब आया था, 1963 में आया था। ठीक है, किस स्थल को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामजार घोषित किया गया है इनमें से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे? नागी बर्ड सेंचुरी और नंजरायन, काजूवेली या कराईवट्टी। तो करंट से लिंक कर सकते हो आप इसको, किसको घोषित किया गया रामजार स्थल, तो ये करा गया है आपका नागी बर्ड सेंचुरी को। किसको, नागी बर्ड सेंचुरी या नागी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि है कहाँ, बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है भैया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है भाई। कुजुवेली भी तमिलनाडु में है और कारवाटी भी तमिलनाडु में है। हालांकि ये चारों ही रामजार साइट्स हैं, याद रखिएगा। पर कह रहा है कि हाँ किस स्थल को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिला, तो ये 5 जून को इसको दिया गया था, बाकी ये सब बाद में मिले इनको। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। ये क्रॉप है और ये स्टेट है, यानी फसल और राज्य। जैसे सूरजमुखी, इसमें पहला स्थान कौन है, चावल, सोयाबीन, शुगर केन और शुगर। तो कुछ नहीं पता होगा शुगर केन, शुगर का तो पता ही होगा भाई, एग्रीकल्चर डाटा देखा होगा अगर आपने, है ना। तो कि शुगर केन और शुगर में उत्तर प्रदेश आता है, यानी बी पे 2 तो पता ही होगा आपको। बी पे क्या पता होगा, 2, और बी पे 2 दिख रहा है सिर्फ, ए में तो ऑप्शन ए हो जाना चाहिए ना। सनफ्लावर में कर्नाटक है, सूरजमुखी में, सोयाबीन में एमपी है, चावल में तेलंगाना है। ठीक है, नवीनतम कृषि डाटा के अनुसार। अब ये फिर लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल है। चावल का सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर भारत है, कह रहा है वर्ल्ड में। चावल का सबसे बड़ा आयातक देश फिलीपींस है, यानी इंपोर्टर है फिलीपींस, कह रहा है एक्सपोर्टर है इंडिया। और 2020-21 के दौरान भारत विश्व में ज्वार क्षेत्र में दूसरा और उत्पादन में चौथे स्थान पर रहा है ना। यानी किसकी बात कर रहा है, आपके ज्वार में। और इंडिया जो है कह रहा है विश्व में मक्के के उत्पादन में भारत 6ठे नंबर पे है। तो बताइए ध्यान से, अगर आपको पढ़ा है एग्रीकल्चर डाटा लेटेस्ट तो बता दीजिए कौन सा सही है। चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 51 देख लेते हैं। कह रहा है थर्मस फ्लास्क में जो तरल है वो लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है, जैसे केतली और जो बॉटल्स होती हैं उसमें। क्यों है, कारण क्या है? कह रहे देयर इज नो लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, सब्लिमेशन, यानी चालन, संवहन और ऊर्ध्वपातन में से किसी के द्वारा ऊष्मा का नुकसान नहीं होता है। तो ये ऊर्ध्वपातन यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ऊर्ध्वपातन तो आपको पता है सॉलिड से गैस बनाता है ना डायरेक्ट, तो ये गलत है। बाकी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होता अगर तो सही हो जाता, यानी ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 52 पे आ जाते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही होगा। आर्किमिडीज के अनुसार अगर देखें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शली और फुल्ली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू डिक्रीज। आसान शब्दों में कहें, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में आधा डुबोया जाता है तो उसका जो वेट है वो कम महसूस होता है। पास्कल के अनुसार यदि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की स्थिति में द्रव के भीतर हर स्तर पर समान दबाव होता है ना। द्रव के भीतर हर, मतलब अगर किसी चीज़ को डुबा दो तो सब पे इक्वल प्रेशर लगेगा हर तरफ से। तो कौन सा सही है इन दोनों में से, तो दोनों ही सही हो जाएंगे स्टेटमेंट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। गलत बताना है क्वेश्चन 53 में कौन सा गलत है। कह रहा थोरियम एक महत्वपूर्ण परमाणु ईंधन है, यानी न्यूक्लियर फ्यूल है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में है ना, ठीक ठाक पाया जाता है। हाइड्रोजन बम में ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के संलयन से अपार ऊर्जा निकलती है।
और आइसोबात समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है आइसोबात, है ना, जो पॉइंट ऑफ इक्वल हाइट। ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन में जो है हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है, जिसे दुर्घटना के बाद उसे ढूंढने आसान हो जाता है ना, पता चल जाता है भाई ब्लैक बॉक्स। ये पूछा जा सकता है अभी एयर क्रैश भी हुआ है, ऑरेंज रंग का होता है, ये आपको कलर याद रखना है ना, ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं ऑरेंज होता है। इसमें लास्ट टाइम में क्या हुआ पता चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना बहुत ज़्यादा हीटिंग रेजिस्टेंस होता है, इतना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये बर्न होता है, इसलिए जल नहीं पाता है ये क्रैश व्रैश में। तो इससे मिलने से हमें पता चल जाता है क्या है। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा अगर आपसे पूछ लेगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका सी वाला, क्योंकि आइसोबात जो होता है ये कनेक्ट करता है पॉइंट ऑफ इक्वल डेप्थ नॉट हाइट, है ना, जो गहराई होती है ना, समान गहराई के बिंदुओं को जोड़ता है ना, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित कर रहा है गहराई में। क्वेश्चन 54 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। लकड़ी एबोनाइट हैंडल का उपयोग खाना पकाने के बर्तन प्रेशर कुकर में करते हैं, क्यों? क्योंकि वुड और एबोनाइट जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। गलत जवाब भाई, गुड कंडक्टर कैसे होंगे, तो गर्म नहीं हो जाएगा, वो हाथ जल जाएगा, तो ये बैड कंडक्टर होते हैं। बी सही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 55 कह रहा है गलत बताओ भाई कौन सा गलत है इसमें से। किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है यानी मास नंबर है, उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी मास नंबर कह रहा है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन उनके बराबर होगा, जितने प्रोटॉन उतना मास नंबर। और एटम्स की बात कर रहा है, यानी विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है, द्रव्यमान संख्या सेम है ना, एटॉमिक नंबर कह रहा है अलग है, मास नंबर सेम है, उन्हें संभारिक यानी आइसोबार कहते हैं, आइसोबार। और ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में इन द फॉर्म ऑफ फेरस ऑक्सलेट। कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं होगा, याद रखिएगा तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आइसोटोप जो है उसको इसका उत्तर कर दो, समस्थानिक जो होता है वहाँ क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन 56 में भी आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे 56 में। कह रहे हैं एक्वारेजिया जो है वो नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मिक्सचर रहता है नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी एक्वारेजिया नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है। पानी की स्थायी कठोरता पोटेशियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के लिए कारण होती है। जंग रोधी बनाना, अगर लोहे को जिंक की पॉलिश कर दो उसमें तो वो गैल्वनाइज हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे बी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पानी में हार्डनेस आती है वो क्लोराइड्स और सल्फेट ऑफ किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ना कि पोटेशियम। यहाँ कैल्शियम होना चाहिए था। ये तो ट्रिक है भाई, है ना। एक्वारेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछे तो वो क्या होता है आपका HNO3 HCl, है ना, 3:1 रेशियो होता है इनका। अगला क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं भाई, सही बताओ कौन सा है, ठीक है। खारवेल की जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें सबसे पहले प्राकृत भाषा में भारतवर्ष का विवरण मिलता है, भारतवर्ष का, है ना, प्राकृत भाषा, भारतवर्ष नहीं भारतवर्ष। और पुरापाषाण नवपाषाण यानी पैलियोलिथिक नियोलिथिक जो शब्दावली है, इनका प्रयोग जॉन लुबार्ग ने सबसे पहले 1865 में किया था अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स। मध्य पुरापाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें, इनकी पट्टिकाओं की प्रचुरता के कारण फलक संस्कृति कहते हैं। इंग्लिश में कहे तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड जो है इज ऑल्सो कॉल्ड फलक कल्चर ड्यू टू अबेंडेंस ऑफ लेक्स। यहाँ पे कौन सा सही? हिस्ट्री के सवाल शुरू हो चुके हैं, तीनों सही हो जाएंगे। चलो हिस्ट्री का फिर से सवाल है, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा मौर्य शासन के बारे में जो जानकारी है उसका मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र और यूनानी लेखक इंडिका है मेगास्थनीज की। उत्तर प्रदेश में स्थित सागौरा शिलालेख जो है उससे संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र शिलालेख है जो ताम्रपत्र का उत्कीर्ण करता है, सागौरा इंस्क्रिप्शन। बिंबिसार ने 2 सागरों के बीच की भूमि को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर विजय प्राप्त की थी। किसने? बिंबिसार ने। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गलत कौन सा हो जाएगा, तो गलत यही सी वाला है, ये बिंबिसार नहीं बिंदुसार था। ये कौन था? बिंदुसार, जिसने 2 सागरों के बीच की भूमि पर विजय प्राप्त करी थी। अगेन गलत बताना है क्वेश्चन नंबर 59 में, कौन सा गलत होगा ध्यान से पढ़िएगा। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले 1873 में कलकत्ता टकसाल के एक अधिकारी और एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भब्रू इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोक ने त्रिरत्नों में अपनी आस्था व्यक्त की थी भब्रू शिलालेख में। अशोक का जो शागौरा नामक प्राचीनतम ताम्रपत्र मौर्य अभिलेख है जिसमें अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख है ना। मौर्यन इंस्क्रिप्शन जो है शागौरा इंस्क्रिप्शन फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स क्या होने चाहिए वो बताता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि सबसे पहले इसको 1837 में रीड करा था जेम्स प्रिंसेप ने, ना कि 1873 में, ठीक है, 1837 होना चाहिए था। 60 में भी आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा गलत होगा भैया। हर्षचरित के अनुसार उसकी हत्या
उनके ब्राह्मण मंत्री जो थे वासुदेव कर्ण ने की और कर्ण राजवंश की स्थापना कर ली। मेगास्थनीज ने कह रहा है कि समाज को 8 भागों में डिवाइड करा था। फर्स्ट क्लास वॉज फिलोसफर, सेकेंड वॉज फार्मर। अमरावती का जो महास्तूप है जिसे महाचैत्य के नाम से जाना जाता है, सातवाहन काल का है अमरावती स्तूप। आसान है ये काफ़ी ज़्यादा, ये आपने पढ़ा होगा कि मेगास्थनीज ने समाज को 7 भागों में विभाजित करा था। कितने? 7 भागों में, है ना। पहला दार्शनिक और दूसरा किसान, ये ठीक है, पर 7 सोसाइटी थी। 61 में आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहे हैं मिस्र के शासक टॉलमी तृतीय फिलाडेल्फस ने अलेक्जेंड्रिया में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की जो भारतीय ग्रंथों के अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है। और भारूद स्तूप जो है इसको डिस्कवर करा था खोज जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1873 में। कालिदास का जो संस्कृत नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, इसका फारसी में अनुवाद केरल वर्मा ने 1882 में करा था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, मतलब सही अगर देखें पहले तो सही तो 1 और 2 हो जाएगा। कौन सा सही है? 1 और 2 हो जाएगा। और कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसका अनुवाद जो है मलयालम भाषा में करा केरल वर्मा ने, ना कि फारसी में। केरल वर्मा ने किस में करा है? मलयालम में, है ना। तो इसी तरह के लेटेस्ट एंड पैटर्न के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो टेस्ट लगाने का ये फ़ायदा है जो लेटेस्ट एंड पैटर्न को, उसी पैटर्न के हिसाब से आपका दिमाग जो है यूज टू हो जाएगा, जिससे आप एग्जाम में चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाएंगे, हर ऑप्शन को समझ पाएंगे और पूरे जीएस को रिवीजन कर पाएंगे। इसीलिए रिवीजन करने के लिए आप टेस्ट ज़रूर लें। अगर बिहार पीसीएस का भी एग्जाम देंगे उसके भी हमारे 7 टेस्ट आ चुके हैं, आरओ यारो के तो चल ही रहे हैं, और अब के आरओ यारो मेंस के भी हम लाएंगे। अभी आपका यूपी पीसीएस के भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं ना, तो इन सब की तैयारी भी आप कर सकते हैं घर बैठे। हमारे शानदार पेड ग्रुप के द्वारा सब कुछ उसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, सारा सपोर्ट दिया जाता है। तो इन नंबर पे भी आप अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है भाई? 62 में सही बताना है। यशोवर्मन जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला और सिक्के जारी करने वाला पहला मौखिक शासक था। कौन? यशोवर्मन। और बोरोबुदूर दुनिया का सबसे अद्भुत स्तूपों में से एक है बोरोबुदूर, और इसकी जो मूर्तियाँ हैं, मूर्ति कला है, इंडो जवानीज कला के शानदार उदाहरण है। कम्बन की बात कर रहा है, तमिल रामायण और रामावतारम के लेखक हैं, जो 12वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई है। ठीक है, तो कौन सा इसका सही होगा उत्तर 62 का? तो 62 में आप देखेंगे 2 और 3 सही, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि यशोवर्मन नहीं, ईशान वर्मन होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए था? ईशान वर्मन। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी और सिक्के चलाने वाले पहले मौखिक शासक थे, ईशान वर्मन। चलो भैया अगले में देखते हैं, सही बताना है। कह रहा है 1576 में लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया। 1759 में लड़े गए बेदारा के युद्ध में, यानी बैटल ऑफ बदारा ने, अंग्रेज़ों ने बंगाल में डचों को हराया। और जो कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। तो 3 युद्ध हो गए, हल्दी घाटी, बेदारा, कन्नौज, 40, 59, 76। कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन नंबर 64 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है बैटल ऑफ जो तराइन है, यानी तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी के बीच हुआ और पृथ्वीराज चौहान जीते। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और सिकंदर लोदी के बीच में हुई, बाबर जीता, लोदी हारा, सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे गलत जो है ये वाला साफ साफ गलत है। पानीपत का पहले युद्ध पता होगा आपको, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी हारा था। तो ये ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। चलो 65 देख लेते हैं, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। जहाज महल, इल्तुतमिश का मकबरा, बहलोल लोदी का मकबरा, जहाँपनाह नगर, कौन कब बना? ठीक है, तो जहाज महल बना कब? 1500 में। इल्तुतमिश के मकबरा की बात करें 1235 में बनेगा ये। बहलोल लोदी के मकबरे की बात करें 1418 में। पूछी जा सकती है इस तरह की क्रोनोलॉजी डीप लेवल की। जहाँपनाह नगर की अगर बात करें तो ये जहाँपनाह नगर आप वही मानिए 1326-27 में बनेगी। अब देखो जहाज महल बनवाया किसने, ये भी पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है। तो ये गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, है ना। किसने बनवाया था? गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ठीक। इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया था भैया? इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा खुद ही अपना मकबरा बनवा लिया था इसने। बहलोल लोदी के मकबरे की बात करें, सिकंदर लोदी ने बनवाया। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का मकबरा बनवाएगा। जहाँपनाह नगर किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक। पूछा जा सकता है जहाँपनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक, और बहलोल लोदी का सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश का इल्तुतमिश, जहाज महल गियासुद्दीन तुगलक। यानी क्रोनोलॉजी मिला लो। अब 65 में ऑप्शन डी हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो फिर इसमें भी आपको कालानुक्रम क्रोनोलॉजी बतानी है, कौन सा सही है।
बरार स्टेट, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदार स्टेट कौन कब बना है ये वो दिया हुआ है। तो बरार स्टेट ये कब बना 1490 में, बीजापुर स्टेट 1489 में, गोलकुंडा की बात करें अगर तो 1518 में, और बीदार स्टेट जो है 1527 में। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 66 का बी सही हो जाएगा, है ना। इस तरह के आर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। आपका हो गया रसगुल्ले जैसा मुँह, ये क्या पूछ लिया, ऐसे ही पूछता है डीप में। ना मानो तो पेपर देख लो जो लीक हुआ था वो वाला, उससे पहले वाला। काफ़ी डीप लेवल के प्रश्न आर में जीएस में पूछे जाते हैं। 67 में आपको बताना है असर्सन रीजन का सवाल है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा फ्रांसिस बर्नियर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाला उत्तराधिकार के युद्ध का साक्षी है। कौन, फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर जो था फ्रेंच ट्रैवलर था, हैड कम टू इंडिया ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ शाहजहां रियाइन, यानी शाहजहां के शासन काल के उत्तरार्ध में आया था ये। तो ठीक है, ये तभी वो इनकी बैटल देख भी पाया है ना, यही उसका एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 67 का क्या हो जाएगा आपका ए। 68 में भी असर्सन रीजन का सवाल है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कह रहा है, उसने अपने पुर्तगाली देशवासियों को भारतीय महिलाओं से कहा विवाह करो, है ना, विवाह के लिए प्रेरित करा। कारण, क्योंकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क चाहता था फ्रेंच पावर को ख़त्म करना, इसलिए तो चाहता था शादी करो भाई, तादाद बढ़ेगी हमारी, है ना, उनके कल्चर में भी इम्पैक्ट डालेंगे। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। अब 69 में आपको क्रोनोलॉजी बतानी, अल्बर्ट मेयर, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक, असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक। तो ये कब हुई है ये बताना है। अल्बर्ट मायर या इटावा पायलट प्रोजेक्ट आज़ादी के बाद शुरू होगा 1948 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तो गांधी जी 1918 ही में कर देंगे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक सिविल डिसऑबिडेंस के पहले 1930 में होगी। असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक 1921 नॉन कॉपरेशन के दौरान, यानी 69 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें आपको सही बताना है 70 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा जो अधिनियम है उसको लाया गया था। 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कॉमनल अवार्ड की घोषणा की गई थी, एक सेकंड। और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले लॉर्ड डलहौजी थे, किसको, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को। कौन सा सही है यहाँ पे, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। अगला फिर से आपको सही बताना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फटाफट से देखते जाओ। देखो दोस्तों, अब 3 ही 4 दिन बचे हैं पेपर में, तैयारी अब तो हो चुकी है, अब अंतिम दौर है, बस एग्जाम में पहुंच के बस झंडे गाड़ के आने हैं, समझ लो, है ना, कुछ और नहीं बचा है, अब बस पेपर निकालना बचा है, जाओ फोड़ फाड़ के आ जाओ। चलो दूसरा देखते हैं, मतलब पहला सवाल, मतलब 71 कह रहा है 1929 साइमन कमीशन वॉज बाइकॉटेड इन लखनऊ अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। लखनऊ में साइमन कमीशन का बहिष्कार करा नेहरू जी ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चला 1878 में। कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ दूसरा विकल्प सही है। क्यों दूसरा विकल्प सही है, पहला क्यों गलत है, क्योंकि ये 1928 में था, है ना, लखनऊ में साइमन कमीशन का बहिष्कार। और जो सर सैयद अहमद खान ने विद्रोह चलाया अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में चला था, 1875, ठीक है। 72 देख लेते हैं, सही बताना है कौन सा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सही इनमें से देखते हैं कौन सा है। कह रहा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बनी वो 1925 में बनी एम.एन. रॉय के लीडरशिप में कानपुर में। और उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1921 में हुआ गौरी शंकर मिश्रा, इंदिरा द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय द्वारा। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला और तीसरा तो सही है ना, वन मतलब ऑप्शन आप देखेंगे ए सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि किसान सभा का गठन जो है 1918 में हुआ था। कब हुआ था, 1918 में हुआ था, ठीक है। और किया इन्होंने नहीं था, ठीक है ये, बट टाइम गलत है, 1918 याद रखना। 73 में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा यहाँ पे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है 1924 में कानपुर में स्थापित हुआ। सदस्यों के 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया था इन लोगों ने, है ना। और इस घटना में जो मुख्य थे वो कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी, इनको फांसी की सजा हुई। 36 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना के बाद फरार होने में सफल रहे और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 1934 को पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर ने स्वयं को गोली मार ली थी। तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। बेहद बढ़िया सवाल है, इतिहास की जानकारी के लिए भी बहुत सही है। तो यहाँ 1, 2, 4 सही हो जाएगा पहली चीज़।
1 to 4। तीसरा पांचवा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यह 36 नहीं 40 क्रांतिकारी थे। कितने थे? 40। और अल्फ्रेड पार्क में जो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी, यह 27 फरवरी 1931 को मारी। ये हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, है ना। 27 फरवरी 1931। तो ऑप्शन ए सही है सर। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन 74। इसमें आपको गलत पहचानना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा गलत होगा? महात्मा गांधी की प्रेसिडेंटशिप में अध्यक्षता में ही इलाहाबाद में आयोजित 1920 में खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में खिलाफत आंदोलन पास किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की जो स्थापना है असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान 10 फरवरी 1920 को बाबू शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा हुई वाराणसी में। और बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई, यानी जो है टेम्परेरी नेशनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई बलिया में अंडर लीडरशिप ऑफ चित्तू पांडे। तो कोई गलत नहीं है, यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 75 में देखते हैं गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। कानपुर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1925 में सरोजनी नायडू जी ने किया। मेरठ सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1946 में जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की। कौन सा गलत? कोई गलत नहीं, तीनों सही हो जाएंगे। अगले में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये इसकी स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लेवेट्स्की और कर्नल ओलकोट ने न्यूयॉर्क में की थी। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन कॉर्नवालिस, जिसको क्रेडिट दिया जाता है एंडिंग सन्यासी रेबेलियन। तो बहुत ही आसान मिल गया ये तो सवाल कि पहला ही सही है, दूसरा गलत है। भाई गवर्नर जनरल बंगाल का तो पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था भाई, वॉरेन हेस्टिंग, जिसने सन्यासी विद्रोह को खत्म करा। ऑप्शन ए सही होगा सिर्फ। क्वेश्चन 77 में आपको सही बताना है, कौन सा सही है। इंडियन वुमेन एसोसिएशन जो है ये एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में 1917 में बना था। नारायण मल्हार जोशी ने मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में की थी। नारायण मल्हार जोशी। पंडित रमाबाई ने 1889 यानी 1889 में शारदा सदन की स्थापना की थी। कौन सा सही है भाई, बताइए। तीनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 78 गलत बताइए। विश्व प्रवसन रिपोर्ट यानी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट मिसलेनियस में इसको कराया जा चुका है आपको, तो कौन सा गलत है भाई। कह रहा मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका तक का जो गलियारा है विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है, जिसमें 11 मिलियन लोग रहते हैं। एक कॉरिडोर है, 11 मिलियन लोग रहते हैं यूएस मैक्सिको कॉरिडोर में। G7 कंट्रीज की बात करें, फ्रांस जर्मनी हैव रिमेनिंग अमंग द टॉप 10 ग्लोबल माइग्रेंट रिसीवर इन 2022। यानी G7 देशों में फ्रांस और जर्मनी 2022 में वैश्विक स्तर पर प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 देशों में बने हुए हैं। और प्रवासियों ने 2022 में वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण के रूप में अनुमानित 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर भेजे थे, जो 2021 में 791 थे ना। तो आप देख सकते हो प्रवासी यानी माइग्रेट करने में फ़ायदा भी है कि बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस मिलते हैं, दूसरे देश से पैसा आता है। तो तीनों सही हो जाएंगे, यहाँ कोई गलत नहीं है। 79 में आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। थोड़ा लंबी स्टेटमेंट है तो वीडियो पॉज करके एक बार चाहें आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं। सबसे पहले कह रहा है GDP जो है पर कैपिटा इन द US इज करंटली, आप देख सकते हो $8,000, मतलब कितनी ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 8,000 अमेरिकी डॉलर है। विश्व बैंक की अगर रिपोर्ट देखें इसके हिसाब से, तो मध्यम आय जाल के अनुसार प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका की 1/4 तक अगर भी पहुंचना है, 1/4 तक, तो भी भारत को कह रहा 50 साल लग जाएंगे, है ना। यानी एज पर वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मिडिल इनकम ट्रैप इट मे टेक अबाउट 50 years फॉर इंडिया टू रीच पर कैपिटा इनकम 1/4 दैट ऑफ US। और विश्व बैंक की इसी रिपोर्ट के अनुसार मध्यम आय जाल यानी मिडिल इनकम जो ट्रैप है, इसको प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका की 1/4 तक पहुंचने में चीन को 10 वर्ष से अधिक वर्ष लग सकते हैं, बस 10 साल ही देखो लगेगा चीन को। और इंडोनेशिया को कह रहा है इसी चीज़ में 70 साल लगेंगे। तो कौन सा यहाँ पे गलत होगा, दूसरा गलत है। भारत को लगभग आप ये मानिए इसमें 75 साल तक लग जाएंगे, है ना, 75 years लग जाएंगे अमेरिका की 1/4 तक ही पहुँचने में। चलो इसमें आपको 80 में गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। भारत 2021 में जनसंख्यांकी और विकास के लिए लोकतंत्र विषय के तहत भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका अध्यक्ष था। यानी इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका चेयर इन 2021 अंडर द डेमोक्रेसी फॉर डेवलपमेंट। जनवरी 2019 में भारत औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया समूह का 43वां सदस्य बना। 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन को इंडिया ने ज्वाइन किया। और 1983 को अफ्रीकी विकास बैंक की सदस्यता में शामिल किया गया भारत को 1983 में। तो गलत की बात करें अगर, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को ज्वाइन करा था भारत ने 2018 में, ठीक है, 19 जनवरी 2018। चलो
चलो 81 में आपको सही बताना है, कौन सा सही होगा यहाँ पे, सेंसस पे बेस्ड सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 12 शहर ऐसे हैं जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक है, यानी मिलियन सिटीज़। और सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश में जो एसटी का है, शेड्यूल ट्राइब का, 951 है। और परसेंटेज जो है शेड्यूल कास्ट की टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की 16.6% है ना। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशत है 16.6। कौन सा सही होगा यहाँ, तो यहाँ पे आप पाएंगे तीनों स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाते हैं। 82 में आपको गलत बताना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। तो सबसे पहले कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है, लिटरेसी 67.7% है। कितनी, 67.7% है। न्यूनतम नागरिक जनसंख्या दर जो है, यानी अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम जो है महोबा की है, कह रहा है कहाँ की है, महोबा की है। और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर श्रावस्ती की है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 912 है। कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे, बहुत आसान था। लोवेस्ट अर्बन लिटरेसी अगर देखें शहरी, तो यहाँ रामपुर है, रामपुर है ना, लोवेस्ट अर्बन लिटरेसी में रामपुर आता है। 83 में सही बताना है, कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे। आईसीसी का हेडक्वार्टर और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना है आपको। देखो, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्यालय रोम इटली, ये तो बिल्कुल सही है। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में है। पहली चीज़ कहाँ पे, दुबई में है। और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये तो रोम हो गया। इकोनॉमिक फोरम की बात करें अगर, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को कहाँ मिलेगा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ गया, ये स्विट्जरलैंड में है ना। और सिविल एविएशन की बात करें, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें भी आपको सही बताना है कौन सा है। बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में निवास करती है तथा जनजाति द्रविड़ समुदाय की जनजाति है ये। अगर यह जनजाति का मुख्य व्यवसाय लौ अयस्क पिघलाना है और बक्सा या बक्सा जनजाति के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, बक्सा ट्राइब के लोग, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 85 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी, चूज द इनकरेक्ट, कौन सा है। उत्तर प्रदेश के जो किसान 14 सितंबर 2019 के बाद किसी भी दुर्घटना का शिकार हुए, उनके लिए 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में निम्न आय वर्ग के जितने भी परिवार हैं, उनकी लड़कियां जिनका जन्म 2019 के बाद हुआ है, 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना हुई है शुरू। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के लिए 2017 को उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी शुरू योजना शुरू करी गई है। तो इसमें कोई गलत नहीं, तीनों सही और बेहद इंपॉर्टेंट स्कीम है। इनका समय आपको ज़रूर याद रखना है, पूछी जा सकती है क्योंकि स्कीम पुरानी ही पूछी जाती हैं जो हॉट स्कीम्स है, तो प्लीज़ याद रखिएगा। 86 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 21 जनवरी 2020 को लागू किया गया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब छात्रों के लिए 10 फरवरी 2021 को आई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 2 लाख प्रतिवर्ष आय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के परिवारों के लिए 2017 को लागू किया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा 86 में, यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पीसीएस में डरते हैं ना, तो यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है प्री का ना, आरओ यारो से आसान होता है। आरओ यारो का पेपर प्री का टफ होता है, मेंस का आप जीएस का पेपर देखेंगे और टफ है क्योंकि एमसीक्यू है। तो आप कोशिश करिए पीसीएस की जब तैयारी करो, प्री तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप, जो टू द पॉइंट फैक्ट्स हम देंगे लिस्टिंग, उसको पढ़िए, टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, क्विज से हो जाएगा। मेंस के लिए जो बच्चे फंसते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं सोशल इशू कहाँ से पढ़ें, इंडियन सोसाइटी कहाँ से पढ़ें, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एथिक्स, यूपी स्पेशल। तो हमने आपके लिए क्या कर दिया, जितने भी 107 पॉइंट का सिलेबस है ना मेंस का, यूपी पीसीएस का, पॉइंट वाइज सिलेबस के पूरे नोट्स हमने तैयार कराए हैं आपके लिए मेंस के। बस उनको आपको पढ़ना होगा आराम से, उसको आप और अपने पॉइंट में शॉर्ट कर लिख सकते हो माइंड मैप के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, है ना। और फिर आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके आंसर राइटिंग करिए, कैसे आंसर लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। तो एक बार डेडिकेटली 1 साल तैयारी करेंगे तो आराम से आप पीछे 2026 का, 25 का, 27 का जब भी निकालना चाहेंगे निकाल सकते हैं। बस हाँ, आपको 6 घंटे 1 साल पढ़ना होगा, 6 घंटे बस। अगर आप रेगुलर हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी 5 भी पढ़ रहे हैं, पर रेगुलर पढ़ रहे हैं, आराम से आपका सिलेबस देखेंगे 7 से 8 महीने में प्री मेंस का खत्म हो चुका होगा। तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करिए, 2025-26 के लिए चल रहा है पीसीएस के लिए, इन नंबर पे कांटेक्ट करके। 87 नंबर देखते हैं, कह रहे हैं कौन सा दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है इनमें से।
विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली। तो इस तरह का भी शौक दिया जाता है एग्जाम में। 9 जनवरी, 28 फरवरी, 5 अप्रैल, 31 मई। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा इनमें से? तो आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस इनमें से 31 मई है ना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं ना, एंटी टोबैको डे मनाते हैं इस दिन हम लोग, एंटी टोबैको डे, है ना। तो इस तरह से भी प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। चलो अब ये बजट पे बेस सवाल आ गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में गलत बताना है आपको, कौन सा गलत होगा, ठीक है। सबसे पहले कह रहे हैं कि लोन अमाउंट जो है केसीसी के लिए इंक्रीज कर दिया गया 3 लाख से 5 लाख अंडर रिवाइज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी संशोधित ब्याज छूटना योजना के तहत केसीसी के माध्यम से ऋण सीमा को 3 से 5 लाख कर दिया गया। फिजिकल डेफिसिट जो है यानी राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है। इसे वित्त वर्ष 26 में 4.4% करने का लक्ष्य है। एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ करा गया है। और मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम और बृहद उद्योग यानी जो एमएसएमई है उसको शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एमएसएमई का लोन है ना उसको 5 करोड़ से बढ़ाया गया है, 10 करोड़ करा गया है। ये गलत है ना कि 1 करोड़, 5 से 10 करोड़ कर दिया गया है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन 89 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 89 में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी प्रभावी राजस्व घाटा इतना है, प्राइमरी डेफिसिट इतना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू इतना है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट इतना है। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो है ना 1.6% ऑफ जीडीपी है। कितना है? 1.6% ऑफ जीडीपी। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है आपकी। फिर अब उत्तर प्रदेश बजट पे सवाल है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा ये आपको बताना है। यूपी बजट पे कह रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना, इसके लिए 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। और 11.5 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन के लिए दिए गए हैं। राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं, है ना, स्टेट रोड फंड से। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई? ये जो है ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 300 नहीं 3000 करोड़ रुपए दिए गए। कितने? 3000 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये यूपी बजट का फिर से सवाल है, इसमें आपको गलत पहचानना कौन सा है। कह रहा 27,000 करोड़ रुपए जो है प्रदेश में ग्रामीण मार्गों और पुलियों के अनुरक्षण के लिए प्रपोज करे गए, यानी मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड और ब्रिजेस के लिए 27,000 करोड़। 1600 करोड़ रुपए कृषि विपणन सुविधा और ग्रामीण सेतु यानी रूरल ब्रिजेस एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए 1600 करोड़। 1750 असफल नलकूपों के लिए पुनर्निर्माण के लिए यानी वापस से रिकंस्ट्रक्शन के लिए 1750 नलकूपों के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए। और डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए 9 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? पहला गलत है, क्योंकि 2700 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है रूरल रोड्स और ब्रिजेस के मेंटेन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, ये आपका फिर से केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट का सवाल आ गया आपका। कह रहा है रूरल डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर 1,90,406 करोड़, केमिकल फर्टिलाइजर के लिए 1,61,965, एग्रीकल्चर फार्मर यानी कृषि किसान के लिए 1,37,757, एजुकेशन के लिए 1,38,650। कौन सा गलत है यहाँ पे? तो एजुकेशन के लिए देखिए 1,28,650 करोड़ रुपए खर्च करने की बात हुई है यूनियन बजट 2025-26 में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सरस्वती तीर्थ में हुआ। और भारत रंग महोत्सव जो है 2025, इसको ऑर्गेनाइज करा किसने? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन 13 सिटीज़ इंडिया, श्रीलंका, नेपाल के द्वारा। और 33वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का जो आयोजन है 1 से 9 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कौन सा सही होगा? 2 और 3 सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये हुआ है आपका कहाँ पे? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में नहीं, ये हुआ है यमुनानगर, हरियाणा के यमुनानगर में, है ना, हरियाणा के यमुनानगर में हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। 21 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के आयात पर कितने % टैरिफ लगाया, यानी आयात शुल्क लगाया, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। तो कितने % ड्यूटी लगा दी? 10%। कितने %? 10%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, कौन सा सही है बताना है आपका। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड और 8 5 ईयर प्लान पे बेस है। पहला 5 ईयर प्लान कह रहा है हैरोल्ड डोमर मॉडल, दूसरा 5 ईयर प्लान बेस था महानुलोबिस प्लान, 8वां 5 ईयर प्लान जो था
वो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भारत बना 8वें पंचवर्षीय प्लान के तहत। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो देखिए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96। इसमें भी आपको सही बताना होगा कौन सा सही होगा। 1985 में चीन ने ओपन डोर की नीति के अंतर्गत बाजार समाजवाद को अपनाया था। और मार्केट सोशलिज्म जो शब्द है वो ऑस्कर लेंस की देन ऑस्कर लेंस ने दिया है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इंडिया इज अ कंट्री विद मिक्स्ड इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था कह रहा क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें सरकार जो है आय और संपत्ति पर कर लगाकर आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट ट्राई टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सही की बात कर रहा है, कौन सा सही होगा क्वेश्चन 96 में? तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो बात कर रहा है ये मिक्स्ड इकोनॉमी की है ना। ये कौन सी इकोनॉमी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। इसी में गवर्नमेंट इनइक्वलिटीज़ को कम करने के लिए टैक्स इम्पोर्ट करती है, ठीक है, मतलब टैक्स इम्पोज करती है। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा है 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था नॉर्मन बोरलॉग को। इसको फादर ऑफ जो है वो फादर ऑफ वो भी बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन है दुनिया में, जैसे भारत में MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। और भारत में हरित क्रांति के नेतृत्व तो MS स्वामीनाथन ने किया। 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषि योजना भी शुरू करी गई थी। कौन सी? हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना 2005 में। कौन सा सही है यहाँ पे? तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 3 यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, यहाँ पे भी आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और एक उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जो है केंद्र सरकार के द्वारा तथा राज्य परामर्श मूल्य राज्य सरकार द्वारा, यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव जो प्राइस है वो शुगर केन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। एंड द स्टेट एडवाइस प्राइस फॉर शुगर केन इज इशू बाय स्टेट गवर्नमेंट। और गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति द्वारा, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड करता है, अप्रूव करता है। और FRP वहीं पे वह न्यूनतम मूल्य जिस पर चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ना खरीदा जाता है कि इस मिनिमम प्राइस पर चीनी मिल किसानों से गन्ना खरीदेंगे। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी FRP के लिए, तो याद भी रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 99। इसमें भी आपको सही पहचानना है कौन सा सही होगा। कह रहा है RBI का जो राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और 1 जनवरी 1949 से RBI ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम भी करना शुरू करा। और वहीं सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 1992 में बना था बाय सेबी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। बेजल नॉर्म्स की बात करें या बेजल मानदंड, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेजल समिति द्वारा तय किए गए मानदंड है, यानी बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जो है इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन वो इसको सेट करती है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कौन सा सही है, तीनों स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 100 अगर देखें, यहाँ पे सही बताना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा यहाँ पे सही होगा। सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की बात करें, यानी संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना, इसकी शुरुआत नवंबर 2015 में हुई थी। मुद्रास्फीति दर यानी इन्फ्लेशन रेट जो है 2 मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, जो 2 प्रकार के थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के होते हैं, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनके बेसिस पर मेजर करते हैं। और जब आपूर्ति यानी सप्लाई में अचानक से क्या होता है, गिरावट आती है, आपूर्ति में अचानक बहुत तेज़ी से गिरावट आती है और मांग अपने पुराने स्तर पर बरकरार रहे, तो इस प्रकार की इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, गत्यावरोध या बॉटल नेक इन्फ्लेशन। यानी क्या हुआ, जो सप्लाई है ना, सप्लाई अचानक गिर गई पर डिमांड जो है वो वही पुरानी ही है, तो इसको बोलते हैं बॉटल नेक। बॉटल नेक मतलब यहाँ से देखो नेक पतली होती है ना, तो निकल नहीं पा रहा है, ऐसे समझ लो। डिमांड जो है वो तो उतनी ही है पर सप्लाई नहीं हो पा रही, पानी निकल नहीं पा रहा है, ऐसे करके लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तीनों स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट। कह रहे हैं पैरा ओलंपियन जो थे तीरंदाज शीतल देवी राकेश कुमार को हाल ही में भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांगन प्रतीक के रूप में चुनाव आयोग की टीम में शामिल किया गया है। और वह इंडियन शूटर जो मनु भाकर हैं, इनको जो है हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया। संतोष कश्यप को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में चुना। और भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो हैं शरत कमल, इनको अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के पहले भारतीय राजदूत के रूप में चुना गया। किसको? शरत कमल को।
तो यहाँ पे कौन सा सही है? स्पोर्ट्स का सवाल है, करंट अफेयर्स का। चारों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। 102 में क्या कह रहे हैं? कह रहे भारत के खिलाड़ी सचिन सर्जेराव ने हाल ही में पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता है ना? किसने? सचिन सर्जेराव ने। और हरविंदर सिंह की बात करें अगर, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में तीरंदाजी में पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण जीता, हरविंदर सिंह ने। और प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्रुनोई की राजधानी जो है बंदर सेरी बेगावन, तो बंदर सेरी बेगावन किसकी राजधानी है? ब्रुनई की। ये पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहुँचकर एक महत्वपूर्ण राजनयिक यात्रा की शुरुआत की। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आप पाएंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 103 पे आ जाते हैं। कह रहा है 66 जो रमन मैग्से अवार्ड है, रमन मैग्से अवार्ड 2024, इसके लिए कौन सा सही है? तो कह रहे हैं न्यूगेन थी न्योंग फुयोंग वियतनाम, इनको मिला। और कर्मा फुंतोशो भूटान से, मियाजाकी हयोन जापान से, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड और फरवीज़ा फान इंडोनेशिया। तो इनमें से कौन सा सही है भैया? विद रेफरेंस टू 66 रमन मैग्से अवार्ड रेसिपेंट, इन सभी को मिला है, देखिए, है ना? ये सही हो जाएंगे पांचों स्टेटमेंट। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है? कह रहे हैं विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, है ना, विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भौगोलिक रूप से वितरित अवसंरचना के साथ ब्लॉकचेन एज सर्विस प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है, इन्होंने हाल ही में प्रभावी 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग का गठन कर दिया है ना। 2024 से 2027 तक रहेगा ये विधि आयोग। और मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज 2024 हाल ही में 6 सितंबर 2024 को पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित करने की घोषणा करी गई है। किसको? चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ होगी? यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में। तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाते हैं। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत हाल ही में राजस्थान के अजमेर जिले में विष्णु युद्ध अभ्यास नामक एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित हुई। और वहीं भारत के छोटे से पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम का उत्तरी सिक्किम जिला राज्य में सबसे कम साक्षर है, यानी लोएस्ट लिटरेसी है। और सिंगापुर ने हाल ही में 181 साल की घुड़दौड़ के बाद 5 अक्टूबर को सिंगापुर टर्फ क्लब में अपनी आखिरी रेस का आयोजन किया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राजगीर में आयोजित होने वाली महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो, बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक का शुभांकर गुड़िया का अनावरण कराया। ठीक है, क्या है भैया? बिहार सीएम नीतीश कुमार जी ने अनवील कराए लोगो, क्या है? बोधि ट्री एंड हॉकी स्टिक। पहली चीज़, मैस्केट है डॉल फॉर द वुमेन एशिया चैंपियनशिप, है ना। मैस्केट क्या है? डॉल। तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। करंट अफेयर्स का सवाल होने वाला है ये भी आपका। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पैडोल, इन्होंने हाल ही में प्रकाश मान सिंह राउत को देश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में धमतरी स्थित गंगरेल बांध में रविशंकर जलाशय में जल जगर महोत्सव का उद्घाटन कराया। और DRDO जो है, यानी रक्षा अनुसंधान जो है, उसने हाल ही में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में उन्नत चौथी पीढ़ी की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के 3 उड़ान परीक्षण करे हैं सफलतापूर्वक। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट सही है। करंट अफेयर्स का सवाल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? कह रहे हैं मेघालय के मुख्यमंत्री जो है कॉनरॉड के संगमा, इन्होंने हाल ही में अक्टूबर के पहले सप्ताह में राज्य में ग्रीन मेघालय प्लस योजना शुरू की है। कजाकिस्तान की वेरा वोरोनोवा और पेरू की यसाबेल अगस्टीना कार्डोरेस कार्लोस को हाल ही में जैव विविधता संरक्षण और स्थिरता में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए जैव विविधता के लिए MIDORI पुरस्कार दिया गया है। तो नाम देख रहे हो कितना खतरनाक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, टेस्ट में अगर करंट अफेयर्स के सवाल आपको ये नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मैंने 7-8 महीने का करंट पढ़ा है, तो आप ये करंट वाले स्किप कर दीजिए, GS स्किप जरूर कर लीजिए ना, पर करिए जरूर। टेस्ट GS के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और करंट के तो चलिए RO को 27 जुलाई को पेपर है ना। इसमें जो आपको लग रहा है कि 8 महीने तक का है, उनको आपके लिए ज़रूरी वो याद रख लो। ये तो प्रैक्टिस के लिए होगा, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। GS के क्वेश्चनों को ज़रूर अटेम्प्ट करिए, है ना, हाईली रिकमेंडेड है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में महिला T20 विश्व कप के लिए सोशल मीडिया मॉडरेशन कार्यक्रम के तहत
एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। असम राज्य की जो बोडो संस्कृति है उसकी 8 प्रतिष्ठित वस्तुओं को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पटना में महात्मा गांधी की जयंती पर बाबू टावर उद्घाटन करा है। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से ग्वालियर में स्थापित बायो सीएनजी प्लांट वाली लाल टिपरा गौशाला का वर्चुअल उद्घाटन करा है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए 109 में आ जाते हैं। करंट अफेयर्स का सवाल है फिर से। कह रहा है जो सेबी है इसने हाल ही में निरीक्षण के दौरान पहचाने गए कई विनियामक उल्लंघनों के कारण एनएसई डाटा एंड एनालिटिक्स लिमिटेड पर 12 लाख का जुर्माना लगाया एनएसई। और प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने वाली सड़क का आधिकारिक नाम जमैका मार्ग रखने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 7 से 9 अक्टूबर को होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी। अगला देखते हैं, इसमें भी करंट अफेयर्स का सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजाति, कौन सी धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू करा है। भारतीय पुरुष फुटबॉल अंडर 17 ने हाल ही में टूर्नामेंट जो है उसके फाइनल मैच में बांग्लादेश को हरा दिया है। और सैन्य नर्सिंग सेवा ने 1 अक्टूबर 2024 को अपना 99वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने संयुक्त राज्य अमेरिका से ऑर्डर किए गए 100 भूमि आधारित हार्पून यानी लैंड बेस्ड हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ये इसकी पहली खेप ताइवान के काओशुंग पहुंच गई है, ताइवान के काओशुंग। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला सवाल 111 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। इजराइल के विदेश मंत्री जो हैं कैटेज, इन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को इजराइल में अवांछनीय व्यक्ति घोषित करने और इजराइल में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। भैया देख लो। और भारी उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनसेंटमेंट का जो है उद्घाटन करा है। क्या है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट यानी पीएम ई ड्राइव। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने हाल ही में मध्य पूर्व में बढ़ते संकट पर चर्चा करने के लिए G7 नेताओं की बैठक बुलाई है। तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएंगी। अगला देख लेते हैं भैया। स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास को हाल ही में 52वें इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज 2024 इंटरनेशनल एमी अवार्ड के होस्ट के रूप में घोषित किया गया है। और वहीं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाजार पर अध्ययन करने के लिए प्रबंधन विकास संस्थान समिति का चयन किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री मोहन नायडू ने हाल ही में विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन करा है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य सुरेश प्रभु को हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया है। तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट आप देखेंगे ठीक हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। कह रहे हैं भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने 21 जनवरी 2025 को डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की। और कामेश्वर चौपाल ने 2002 से 14 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। फिलीपींस भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तैयार है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इसने 1 फरवरी 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण करा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। अगला है सही विकल्प पहचानना है, कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे कह रहे राजा रणधीर सिंह, ये जो है नए डायरेक्टर जनरल बने हैं सशस्त्र सीमा बल के। रॉबर्ट कीथरे, ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अमृत मोहन प्रसाद पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने एशियन ओलंपिक काउंसिल के। तो यहाँ पे कौन सा सही है? सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा वाला सही है। क्यों? क्योंकि एसएसबी के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं भाई? एसएसबी के नए महानिदेशक अमृत मोहन बने। कौन बने? अमृत मोहन। और राजा रणधीर सिंह जो है ये पहले एशियन ओलंपिक काउंसिल के मेंबर बन गए। कौन? राजा रणधीर सिंह। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। इसमें आपको जो है क्रोनोलॉजी में लगाना है 115 को, कौन किसकी मृत्यु कब हुई है। दिग्गज मलयालम अभिनेता मोहन राज, इनका निधन। हैरी पॉटर और डाउटन एम्बे अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री डैम मैगी स्मिथ का निधन। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी फॉर्मर जो है
डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डॉक्टर गिरीश साहनी, और डॉक्टर गिरीश साहनी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह पासड अवे। भैया इनकी क्रोनोलॉजी लगाओ, इनकी मृत्यु कब हुई। तो मुझे पता है 100 में से 100 ही लोग इसको नहीं बता पाओगे, क्योंकि इतना याद करते ही नहीं हो आप लोग ना। और आप देखेंगे ऑबिचुरी से एक सवाल आएगा ही आएगा, पक्का है ना, कि किसकी मृत्यु कब हुई है, उनकी डेट्स, कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कब हो रही है, उसकी डेट। क्या ही कर सकते हो, आपको याद करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलो देख लेते हैं। जो मलयालम अभिनेता मोहन राजा, इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 2024 को हुई है, 5 अक्टूबर 2024 को। और ब्रिटिश एक्ट्रेस जो हैं, इनकी मृत्यु कब हुई है, 30 सितंबर को हुई है, 30 सितंबर 2024। और गिरीश साहनी की बात करें 10 अगस्त 2024। और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जो है नटवर सिंह पासड अवे, इनकी मृत्यु हुई है कब, इनकी मृत्यु हुई है आपकी पूर्व विदेश मंत्री 10 अगस्त 2024। इनकी जो है 19 कर लो, है ना, इनकी मृत्यु 19 अगस्त को हुई है। तो ये है ना, देख सकते हो क्रोनोलॉजी आप, तो सी हो जाएगी इस हिसाब से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू टॉप कंट्रीज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन एक नवाचार सूचकांक जारी करता है, उसके हिसाब से कौन सा यहाँ पे सही होगा ये बताना है। पहला प्लेस स्विट्जरलैंड को, दूसरा नॉर्वे, तीसरा फिनलैंड, 39वां इंडिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला ठीक है स्विट्जरलैंड, और इंडिया का रैंक 39 है, 1 और 4 सही हो जाएगा। दूसरे स्थान पे क्योंकि जो है स्वीडन है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे आपका यूएसए है, इसमें तीसरे पे यूएसए। अगला प्रश्न देखिए 117 नंबर। अब ये मेडल है पैरा ओलंपिक 2024 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा पूछा जा सकता है ये, कि पेरिस के पैरा ओलंपिक में किस देश ने कितने मेडल जीते, चीन, ब्रिटेन, यूएसए, इंडिया। तो इसका बताओ भैया सही क्या होगा। तो चीन को कितने मेडल मिले हैं, चीन को मिले सबसे ज़्यादा 220 मेडल। कितने मिले हैं, 220 मेडल। ब्रिटेन को मिले 124 मेडल, 124, और यूएसए को 105, भारत मात्र 29 मेडल। तो ऑप्शन यहाँ का जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन आर्ट फेस्टिवल, यानी भारतीय कला महोत्सव के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। यहाँ पे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, इन्होंने हाल ही में तेलंगाना के सिकंदराबाद में राष्ट्रपति नीलियम में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से, यानी इंडियन आर्ट फेस्टिवल टू बी हेल्ड कहाँ पे, इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एट राष्ट्रपति नीलियम। ये तेलंगाना में हुआ 29 सितंबर से 6 अक्टूबर। दूसरा, इस महोत्सव का जो उद्देश्य था आगंतुकों के समक्ष जो पूर्वोत्तर राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, उनकी समृद्धि और विविध संरचना को की विरासत को प्रस्तुत करना है ना, यानी एक तरह से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करा गया है। दोनों स्टेटमेंट ठीक थी यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं 119 क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें से सही कौन सा है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया का 15वां संस्करण बेंगलुरु के येलहंका वायु स्टेशन पे हुआ, ठीक। और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 63वां सत्र जो है 10 से 14 फरवरी तक अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ। G20 के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है, इसका आयोजन 20 फरवरी 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा ये बताना है आपको। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के उत्पादों, सेवाओं और संस्कृति और व्यंजनों को प्रदर्शित करना है, जिसमें लगभग 2000 प्रदर्शकों और जो है उद्योग जगत के नेताओं सहित आप देखेंगे 3 लाख से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। कितने, 2000 प्रदर्शक और 3 लाख से अधिक लोग। तो यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश ने हाल ही में केंद्र सरकार की व्यवहारिकता अंतर्वित्त पोषण योजना, इसके तहत निम्नलिखित में से किन जिलों में 3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है ना। 3 न्यू मेडिकल कॉलेज अंडर द वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहाँ कहाँ भैया बना रही है। तो ये बनाया जा रहा है आपका, एक तो बागपत, हाथरस, कासगंज, ठीक है। 1 to 4 हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया है। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है इनमें से। तो इनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि इसका नाम रखा गया महाराज बिजली पासी। महाराज बिजली पासी है ना, निहालीगढ़ का नाम बदल के महाराज बिजली पासी कर दिया गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं। रीजनिंग के सवाल आ गया अब आपके सामने।
जैसे 10, 14, 25 ऐसे है, तो यहाँ मिसिंग नंबर बताना होगा आपको। आसान होते हैं, देखिए आराम से ही। कैसे 10 में 4 जोड़ा 14 आ गया, कितना आ गया 14 आ गया। और ऐसे ही आप देखेंगे 14 में जो है क्या जोड़ा 11 है ना, मतलब 14 में इधर वाला नंबर तो 25 आ गया है ना। 25 में फिर क्या जोड़ा 30, तो कितना आ गया 55 आ गया। मतलब आप समझे नहीं मुझे लगता। देखो इसमें अंतर कितना है, 4 का है तो 4 जोड़ा है, 10 में 14 आ गया। इसमें अंतर कितना है 11 का है ना, तो क्या आ गया 25 आ गया। इसमें अंतर कितना है भाई 55 और 25 में कितना अंतर है 30 का। तो ये अंतर के हिसाब से जोड़ा जा रहा है इसमें। ऐसे यहाँ देखो कितना अंतर है, 12 और 16 में 4 का है, यानी 12 में 4 ऐड हुआ है। अब यहाँ 11 ऐड होगा, अब यहाँ क्या ऐड हुआ 30 ऐड हुआ। तो ऐसे ही 32 में 30 ऐड कर दो, 62 आ जाएगा है ना। क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो ये आप करो रीजनिंग के सवाल। 5, 6, 14, 45, 184, 295, यहाँ क्या आएगा। इसको वीडियो पॉज करके एक बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये आ जाएगा। कह रहे हैं 30 जून 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सोच रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट आपका इसको मैं बता दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बस आपको कुछ नहीं, महीने के कोड याद रखने हैं, है ना। अब जैसे 30 जून है, 30 को 7 से आप डिवाइड करोगे, अगर 7 चौक 28, 2 ऑड डेज बचेंगे, है ना। कितने ऑड डेज बचेंगे 2, और 2 किसका कोड होता है भैया। ऐसे ही ये कोड अगर मैं आपको बता दूँ तो आप कर लोगे, है ना। और नहीं टाइम है तो आप क्या करो, रीजनिंग का वीडियो जो पड़ा हुआ है ना, रीजनिंग का वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पड़ा हुआ है, उसमें कैलेंडर टॉपिक देख डालो। बहुत आसान है ये, 5 मिनट में सीख जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, है ना। तो ये मंडे हो जाएगा। कह रहा है एक निश्चित कोड जो है ड्रो, उसमें उसको ये लिख सकते हैं, तो ग्रांट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आपका, ठीक है। कह रहा है एंगल कितना बनता है बिटवीन मिनट एंड एन आवर एंड 7:30 बजे पे कितना एंगल बनता है। तो 7:30 बजे पे एंगल बनता है आपका 45 डिग्री। कितना बनेगा 45 डिग्री। इसके बाद कह रहा है देवायु अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व में चला और अपने कार्यालय तक जाता है। फिर स्कूल के बाद वह अपने बच्चों के स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर दक्षिण में चलेगा। फिर अपनी पत्नी के डॉक्टर के पास जाएगा 10 किलोमीटर। तो इसको एक बार जो है रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके देख लो, है ना। आंसर इसका डी आएगा। कर लो, आसान है यार, इस तरह के प्रश्न आपको 3-4 भी कर लोगे तो नंबर पा जाओगे। चलो 129 में आपको बताना है, ये जो विभिन्न खेलों के लिए भागीदारी सूचियाँ तैयार की गई हैं, इसमें कुछ छात्र क्रिकेट टीम में शामिल है, कुछ हॉकी में है, कुछ वॉलीबॉल में है और कुछ तीनों में, है ना। तो यही बताना है इसमें भैया कि खेल प्रतियोगियों में भाग लेने के लिए अपने नाम दिए हैं, उन्हें दिए गए चित्र में कैसे दर्शाया गया है, तो ये बताना है ना, जो तीनों में है। तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स हो जाएगा यहाँ। एक ठोस घन के सभी सतहों को हरे रंग से रंग दिया गया है और इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है ना। घनों में नहीं, घनों कर लो या घनों में। ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह रंगी हुई है ना। ऑल सरफेस ऑफ सॉलिड क्यूब्स आर पेंटेड ग्रीन एंड देन कटेड इनटू 64 स्मॉल साइज। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव 3 सरफेस पेंटेड। तो आसान है ना, फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, 8 आंसर आ जाएगा। एक गाड़ी का मूल्य 20% की वार्षिक दर से कम होता जा रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। प्रेजेंट में मूल्य इतना है, तो 2 वर्ष पूर्व गाड़ी का मूल्य क्या होगा। तो इसमें ये इस टाइप का फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला, है ना, माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आपने डेप्रिसिएशन वाला पढ़ा हो तो सी आंसर आएगा। यदि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 95 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 100 हो जाएगी आपकी। अब अगला ये मैथ से रिलेटेड है, x² + 1 = x दिया है, x³ की वैल्यू बतानी है। तो इसका आंसर जो है ये -1 आएगा। ये रमेश और विवेक एक साथ एक फाइल बना रहे हैं। कह रहा है रमेश को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं, विवेक को 44 पेज करने में 6 घंटे। 106 पेजों की फाइल को 2 अलग अलग कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए कितना, दोनों को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा अगर दोनों लोग एक साथ करते हैं। तो इसका आंसर 9 घंटे आ जाएगा। इसको भी कर लेना एक बार प्रैक्टिस। फिर कह रहा ग्रेफाइट को एचिशन प्रक्रिया के माध्यम से इलेक्ट्रिक भट्टी में थोड़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड या सिलिका के साथ एंथ्रेसाइट कोयले को गर्म करके मापा जाता है। पहली चीज़, यानी ग्रेफाइट इज मेड बाय हीटिंग एंथ्रेसाइट कोल विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड और सिलिका इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। फिर कह रहा प्रेशर एंड टेम्परेचर जो होता है टायर के एरोप्लेन में वो हाई होता है। क्यों? ड्यू टू विच द पॉसिबिलिटी ऑफ टायर एक्सप्लोडिंग इंक्रीजेज व्हेन द एरोप्लेन लैंड और स्टॉप्स, है ना। यानी हवाई जहाज के टायरों का दबाव और तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण हवाई जहाज के उतरने या रुकने पर टायरों के फटने की संभावना बढ़ जाती है। मेथिल अल्कोहल सबसे पहले लकड़ी के विनाशकारी आश्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे वुड स्पिच कहते हैं, वुड स्पिरिट कहा जाता है मेथाइल अल्कोहल को। तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, साइंस का सवाल है। असर्शन रीजन इसमें आपको सही बताना है। कम सल्फर की मात्रा वाले कोयले जो हैं वो विद्युत संयंत्रों में
ईंधन के लिए सबसे अधिक वांछनीय है, यानी जो कोल है हैविंग लो सल्फर कंटेंट इज डिजायरेबल फ्यूल फॉर पावर प्लांट बिकॉज कोल विथ लोअर सल्फर कंटेंट एमिट ऑन एन एवरेज मोर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस व्हेन बर्न। मतलब जिसमें अगर सल्फर कंटेंट कम होगा कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा गैस उत्सर्जित करेगा। बिल्कुल सही है, और यही उसका कारण भी है जो हम लोग यूज़ करते हैं एंथ्रेसाइट कोल को। फिर अगला 137, इनको क्रोनोलॉजी में खोलना है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन। तो किसने कब किसकी खोज की है ये बताना है आपको। परमाणु के नाभिक की खोज आपको पता होगा 1911 में हुई। किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी इसकी खोज। किसने? रदरफोर्ड। ये भी याद रखो, पूछा जा सकता है। न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक ने करी थी। चैडविक बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन में पढ़ा होगा ये सब। 1932 में। समय थोड़ा आरो यारों में इस तरह के पूछे जाते हैं, तो समय को आपको देखना होगा एक बार। और न्यूट्रिनो की पाउली ने करी थी 1930 में, न्यूट्रिनो की पाउली ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी 1897 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 138 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है? कह रहा है मानव कोशिकाओं में संवर्धित होने वाला पहला जो वायरस है वो पोलियो वायरस है। शुक्राणु का एक्रोसोम गोल्जी तंत्र द्वारा निर्मित होता है। साइट्रस ट्रिस्टेजा वायरस सबसे बड़ा ज्ञात आरएनए वायरस है। और काइसामेटा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के प्रोफेज अवस्था के दौरान बनते हैं। तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, साइंस का सवाल। चलिए अगला देख लेते हैं। असर्शन रीजन पे बेस्ड सवाल है। कह रहा है पल्मोनरी आर्टरीज आर यूनिक एंड आर कंसीडर्ड एज ग्रेट वेजल, यानी जो फुफ्फुसियाँ धमनी है वो अद्वितीय हैं और इन्हें महान वाहिका माना जाता है। ग्रेट वेजल्स किसको? पल्मोनरी आर्टरीज को। दूसरी स्टेटमेंट, जो फुफ्फुसियाँ धमनियाँ यानी पल्मोनरी आर्टरीज हैं आर दी ओनली आर्टरीज इन द बॉडी दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए? बहुत आसान है, ए सही है, ये गलत है। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है ऑक्सीजनेटेड नहीं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है ना। कैसा? ऑक्सीजन सहित जो होती है वो नहीं, डी ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रहित होना चाहिए था। तो आर गलत, ए सही। चलो अंतिम क्वेश्चन जीएस का देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। मार्स डिसीज जो है, मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। फूल गोभी में विप्टेल मॉलिबेडनम की कमी से। चुकंदर में हॉट रॉट रोग तांबे की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग बोरोन की कमी से। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सिर्फ पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। क्योंकि चुकंदर में जो हॉट रॉट रोग होता है ना वो बोरॉन की कमी के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबे की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये था आपका जीएस का क्वेश्चन। 140 में कितने बने कमेंट में बताइए। क्या 60 तक बन पाए आपके? 50-60 तो प्लीज़ एक बार बताइए। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा होगा, परेशान मत होइए। चलिए हिंदी पे आते हैं। तो हिंदी में आप देख लेते हैं 60 नंबर में आप कितने ला पा रहे हो ना। सहयोगी का कह रहा है विपरीत क्या होता है, यानी सिंपल था। सहयोगी का विलोम क्या है ये बता दो, टू द पॉइंट। तो सहयोगी का विलोम तुरंत आपने टिक करा, प्रतियोगी होता है। जोड़ का विलोम क्या होता है? जोड़ का विलोम इनमें से आपने देखा तुरंत घटाव होता है। तृष्णा का विलोम आपने देखा क्या होता है? तुरंत आपने बताया वितृष्णा होता है। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? निषिद्ध का विहित हो जाता है। क्या हो जाता है? विहित। पोषक का विलोम क्या होता है? पोषक का शोषक हो जाता है। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का तो स्थावर हो जाता है ना, आसान है ये। साचर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सहचर का विलोम। मुझे लगता है आप लोग विलोम में तो मोस्टली सब लोग 10 में 10 ही लाते हो, विलोम सबसे आसान टॉपिक है। तो सहचर का विलोम क्या है? अलगाव। ठीक है, और इसके बाद विराट का विलोम शब्द क्या होता है इनमें से? विराट का सही विलोम हो जाएगा आपका क्षुद्र। क्या हो जाएगा? क्षुद्र। स्पर्श का सही विलोम क्या होगा? स्पर्श का आस्पर्श। देखो सब में लिखा है पर लिखना भी क्या है, क्योंकि ये शुद्धि अशुद्धि में भी पूछा जा सकता है। आस्पर्श है ना, इसको कैसे लिखोगे? आस्पर्श। ठीक है, लिख के भी देख लेना। आगे का विलोम क्या होता है? ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, विज्ञ होता है आगे का। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची कह रहे हैं इनमें से? नहीं है नाग का पर्यायवाची। तो सर पही विजधर तुरंग, तुरंग नहीं होगा भाई, ये घोड़े का होता है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भुसुर, निशाचर। ये भी काफी आसान हो जाएगा, भुसुर नहीं होगा। रूख का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? विटप, प्रसून, तड़का, हिरम्ब में रूख का पर्यायवाची विटप हो जाएगा। ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? इनमें से कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो चतुर्भुज नहीं हो जाएगा, है ना। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? कह रहा है भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शलभ जो है वो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होगा। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? इंद्र का गणाधिप कौन नहीं होगा? गणाधिप नहीं होगा। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है इनमें से? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची तो ब्रह्मा हो जाएगा हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची इनमें से नहीं है? तो दास का पर्यायवाची परिकर नहीं है, परिकर।
कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? निशीथ का, तो रात्रि, रजनी, तम, निशा, तो तम नहीं होगा, है ना, तम। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा होगा इसमें से? भास्कर, मार्तंड, प्रकाश और तेज में, तो मार्तंड हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची, मार्तंड। थाली का तत्सम क्या होता है भाई? थाली का तत्सम क्या होगा इनमें से? तो थाली का तत्सम स्थाली हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जामुन का तत्सम रूप, जामू का तत्सम रूप जम्बू हो जाएगा, जम्बू। और इनमें से कह रहा है एक तत्सम है, ये पहचानिए कौन सा तत्सम होगा। तो डाकिनी जो है ये तत्सम है, बाकी ये सब तद्भव हो जाएंगे। इनमें से तद्भव शब्द पहचानना है, कौन सा तद्भव होगा भाई? पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी, तो पंजीरी जो है आपका तद्भव शब्द है। फिर आपको तद्भव शब्द पहचानना है इसमें, अटल, आतुर, अतिथि, अजीर में, तो अटल जो है आपका ये तद्भव शब्द हो जाएगा, अटल। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मक्खी का तत्सम, तो मक्खी का तत्सम मच्छिका हो जाएगा, मच्छिका। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है इनमें से? कह रहा है दुआर, शाम, गिरस्ती या पाँव में, तद्भव कौन सा नहीं होगा? तो शाम जो है ये तद्भव नहीं होगी, शाम। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है भाई? हुलास का तत्सम, तो हुलास का तत्सम है उल्लास, उल्लास। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इनमें से नारियल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? नारिकेल, पर सभी नारिकेल है, तो नारिकेल को लिखोगे कैसे? एक ही तरह, है ना, इसकी तरह, नारिकेल। सींग का तत्सम रूप क्या हो जाएगा भाई? शींग का तत्सम, शींग का तत्सम होगा श्रृंग, है ना, आधा श्रा बनेगा, श्रृंग। लिख के भी कर लेना इसको। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसको क्या कहते हैं भाई? एक जगह से दूसरी जगह कर दिया गया तो विस्थापित कहते हैं उसको, क्या? विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? बुरे उद्देश्य के लिए जो मंत्रणा करी जाती है, गुप्त मंत्रणा, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं दुराभिसंधि, दुर्भिसंधि, है ना, दुर्भिसंधि। लिख के भी कर लेना, दुर्भिसंधि। युद्ध की जो इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? जो हर टाइम युद्ध की इच्छा रखता है, युयुत्सु। तैरने या पार होने का जो इच्छुक हो, तैरने या पार होने के इच्छुक को क्या कहते हैं? तितीर्षु। क्या कहते हैं? तितीर्षु। आपको ऐसे भी लिख के दे देगा तितीर्षु, पर आप कहोगे नहीं ये गलत है, इसमें ऐसे लिखा जाएगा तितीर्षु, है ना, लिख के भी देख लेना, एक बार पूछा जा सकता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। और इसको भी लिखेंगे कैसे? लिख के भी देख लेना एक बार, अनामिका, है ना, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, अनामिका। क्वेश्चन 36 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? दामोदर। पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो पीछे पीछे चलने वाले के लिए यूज होगा? अनुगामी। क्या कहेंगे? अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको क्या कहेंगे भाई? उसको कहेंगे अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, इसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा? थोड़ा नपा तुला जो भोजन करता है भैया, मिताहारी, है ना। और भोजन देखिए बहुत नपा तुला अल्पाहारी करना चाहिए। आप जीवन में मैदा और शुगर, है ना, मैदा, शुगर और डीप फ्राई, आप इसको जितना कम खाएंगे ना उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि हर चीज़ यही है। चिप्स खाओ, दाल मोट नमकीन जो खाता है आदमी वो है, मीठा जो भी खा रहा है वो, हर चीज़ में मैदा, और यही सबसे ज़्यादा जंक है। तो आप कोशिश करो इसको महीने में 1 ही 2 बार खाया हुआ करो, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, इसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है? अंतेवासी होता है। 41 में कौन सा शुद्ध है बताना आपको? दही खट्टी है, दही खट्टा है, खटास है, दही खटाई है। बहुत आसान है, दही खट्टा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें आपको पहचानना होगा। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। बताओ कितना आसान था। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है आपको। यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी सुनी घटना है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यह आंखों देखी घटना है, बी सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी बतानी है, यहाँ कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्देश या आपका आशीर्वाद। तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? निश्चेष्ट जो है ये गलत लिखा हुआ है। इसमें शुद्ध वर्तनी पहचाननी। क्वेश्चन 45 में शुद्ध क्या होगा आपको? धोबिन, 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 सब धोबिन लग रहा है, पर लिखेंगे कैसे? तो ऐसे लिखेंगे धोबिन, है ना, इस तरीके से धोबिन लिखा जाएगा। 46 में भी शुद्ध पहचानो भाई। भागीरथी को कैसे लिखोगे आप? अगर आपसे बोला जाए भागीरथी लिखो तो आप ऐसे लिखोगे भागीरथी, है ना, भागीरथी, है ना। तो एक बार लिख के भी प्रैक्टिस, अशुद्धि सीखनी है तो लिख लिख के ही सीख सकते हो आप। शुद्ध वर्तनी पहचाननी, इसमें भी आपको कौन सी शुद्ध है। तो विरहणी को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखेंगे विरहणी, है ना, 47 का सी। अशुद्ध वर्तनी पहचानो भाई। प्रज्वलित,
समुज्ज्वल, उज्ज्वल या समुज्ज्वल। तो शुद्ध इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें से शुद्ध हो जाएगा आपका समुज्ज्वल, है ना। क्या हो जाएगा? समुज्ज्वल जो है ये आपका शुद्ध है। सॉरी, अशुद्ध पूछ रहा है। उज्ज्वल और ये सब तो शुद्ध ही है। समुज्ज्वल जो है इसमें भी आधे जल लगना चाहिए, ये अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये पहचानना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्याय के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, और साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अशुद्ध ये है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, है ना, ये गलत हो जाएगा। हर खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। चलो अगला देखते हैं। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है ना। कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है इसमें? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, हस्ती को सजा मिलनी चाहिए, या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। बहुत ही आसान है, अपराध जो करे अपराधी को सजा मिलनी चाहिए बस। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। तो खोटी एक गुण होता है ना, तो गुणवाचक होगी। धनामोल में किस प्रकार का विशेषण है भाई? धनामोल, इसमें से किस प्रकार का विशेषण है धनामोल में? अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? जो ऋषि संज्ञा शब्द है इससे विशेषण क्या बनेगा? तो इससे बनेगा आर्ष। ऋषि संज्ञा शब्द से आर्ष विशेषण बनेगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये पहचानना है। व्याकरण की दृष्टि से भय जो है ये विशेषण नहीं होगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र इसका विशेषण है मेधावी। क्या हो जाएगा? मेधावी। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण होगा? तो नीली साड़ी में आप देखेंगे कौन सा विशेषण है? कलर बता रहा है ना, गुण बता रहा है। विशेषण शब्द का चयन करना है इसमें से, सरपंच, पांचवा, प्रपंच या पहुंच। तो इसमें से विशेषण हो जाएगा पांचवा। विशेष शब्द का चयन करना है, हो जाएगा विशेष का शब्द सीताराम। क्या हो जाएगा? सीताराम। विशेष और विशेषण कौन सा युग्म इसमें से गलत है? पहचान कर लो भाई, कौन सा युग्म गलत है। सर्व सुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहीन। तो सर्व और सुलभ ये विशेष विशेषण का युग्म आपका है गलत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा क्या इनमें से? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो वह बहुत थक गया है ना, वह बहुत थक गया है। हिंदी का देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, वीडियो वुड बी वेरी लॉन्ग, इसलिए आप ऐसे ही करो, इसको कर ही चुके हो आप। टेस्ट भी तो देखो आप कितने ला पा रहे हो हिंदी में। क्या आप देखो 50 से ऊपर ला पाए हो कि नहीं? कमेंट में बताओ कितने नंबर आप लोग ला पाए हो, है ना, तो पता चले कितने लोगों की तैयारी कैसी है। और जीएस में तो अभी बताया आपने 140 में कितने हैं, तो ओवरऑल बताओ 200 में क्या आप लोग 100 110 तक पहुंच पा रहे हैं एससीएस के टेस्ट में? 90 से ऊपर कितने लोग पहुंच रहे हैं? कमेंट में प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि पेपर करीब है, पता चलेगा इससे कितने लोगों की तैयारी कैसी चल रही है।